जय हिंद दोस्तों, मैं उत्कर्ष मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द ज्ञान पॉइंट में। तो हम लेके आए हैं द ज्ञान पॉइंट की तरफ से आपके लिए एक फिजिक्स की महा मैराथन। ये हमारी मैराथन थोड़ी लंबी चलेगी, तो आप इसको पूरा देखिएगा। और ये हम वादा दिलाते हैं कि फिजिक्स अगर आपने हमारी मैराथन देख ली है तो आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। बशर्ते पूरी मैराथन को देखिएगा, नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसकी पीडीएफ दे देंगे। हम बता दें कि हमारी मैराथन एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं रहेगी, ना ही कोई भी आप जैसे पढ़ते उस फॉर्म में रहेगी। इसको जैसे आपके पेपर में डिज़ाइन होते हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से हम डिज़ाइन करके बनवाया है। इसमें पूरी फिजिक्स को हम बताएंगे। फर्स्ट ईयर की पूरी फिजिक्स करवाई जाएगी, पूरी फिजिक्स इंटर की करवाई जाएगी। अगर एक क्लास ना हो पाई तो 2 क्लासें आएंगी, बट हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में ही पूरा करवा दें। इसमें आपको दूरी, कार्य, बल, ऊर्जा, ऊष्मा, दाब, बैरोमीटर, पृथ्वी के अंदर जी का क्या मान होता है, क्या इफेक्ट होता है, आवर्ती गति, पृष्ठ तनाव, श्यानता, तरंग गति, दर्पण, लेंस, लिफ्ट, मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, हम पूरे करा देंगे। और इस वीडियो को देखने से मात्र आपका फिजिक्स में नंबर नहीं रुकेंगे, यह हमारी गारंटी है। कहीं भी देखा हो आप लोगों ने, अगर इस वीडियो में आ गए हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और हमारी गारंटी है कि आपकी फिजिक्स में इस वीडियो से स्कोरिंग अच्छी और अच्छी होगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चालू करते हैं अपना वीडियो। और एक हमारी बात मानिएगा, इस क्लास को जहाँ तक हो पाए शेयर करिएगा। तो इसी तरह की हम इससे भी अच्छी इंग्लिश की एक क्लास ले आएंगे जो आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र काम करेगी, पैनसिया का काम करेगी आपके पेपर में। तो सबसे पहले हमारे लिखे हुए हैं दूरी के कुछ कॉन्सेप्ट। पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। अगर दूरी के आप जानते होंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पार्सेक, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो क्योंकि लास्ट बार है हम लोगों का, मतलब बहुत ही कम दिन बचे हैं पेपर के, तो बहुत ही अच्छे से देख लेंगे और फाइनल रिवीजन कर लेंगे। बस वही उसी उद्देश्य से हमने बनाई है अपनी पीडीएफ, ये आप लोग कर लें फाइनल रिवीजन। प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है तो प्रकाश वर्ष सबने पढ़ा होगा, बट फाइनल रिवीजन कर रहे हैं तो हम बेसिक से लेके चलेंगे और अप लेवल तक जाएंगे। मतलब जहाँ तक हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आएगा उस लेवल तक के क्वेश्चन को टच कर लेंगे और एकदम बेसिक्स, कतई बेसिक से लेके चलेंगे। तो प्रकाश वर्ष लिखा है कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका आप लोग वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही पेपर में पूछी जा सकती है कि 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होती है इसकी दूरी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। कुछ लोग वर्ष को देखकर समय का मात्रक को टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष है, वर्ष लिखा भी है, परंतु यह दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट आती है हमारी खगोलीय इकाई। अगर इसकी बात कर लें तो इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लीड लगा के पूरी अच्छे से हमारी वीडियो को सुनते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका इसके बाहर नहीं आएगा, ये हमारा यकीन मानिए। और जो बंदे कमेंट करने से पहले पर पूरा वीडियो पढ़िएगा, हमारा जितने भी घंटे का बने, जो 2 से 3 घंटे का। खगोलीय इकाई की अगर हम लोग बात कर लें तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो होती है उसको हम लोग खगोलीय इकाई कहते हैं। अगर इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म की बात कर लें तो होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इसकी आप लोग क्या करिएगा कि न्यूमेरिक में जितनी वैल्यू होती हैं, मतलब गणित के जितने फॉर्म होते हैं वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं से वैल्यू पूछी जा सकती हैं। अब अगर आपने वहाँ पे गलती कर दी मिसेस बेल्ट में, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन गलत हो जा सकता है। एक पार्सेक की बात कर लें अगर, तो पार्सेक को हम लोग कहते हैं 1 पैरालेक्ट्रिक सेकंड में चली गई दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। इसका मान क्या होता है, ये क्या होती है, इसका मान होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर होती है। ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि प्रकाश वर्ष से बड़ी यूनिट होती है ये, मतलब दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, प्रकाश पार्सेक होती है। क्यों होती है पार्सेक, क्योंकि एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष इंक्लूड होते हैं। क्यों होती है, क्योंकि एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, जबकि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। अगर इनको क्रम में लिखने को आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, पहले पार्सेक को लिखिएगा, फिर प्रकाश वर्ष को लिखिएगा, उसके बाद खगोलीय इकाई को लिख लीजिएगा।
अपने फर्मी मीटर की अगर हम लोग बात कर लें तो फर्मी मीटर हमारा होता है किसी परमाणु के नाभिक के औसत व्यास को, क्या हमने कहा, किसी परमाणु के नाभिक के औसत व्यास को हम एक फर्मी मीटर कहते हैं। इसका मान 10⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन बनता है कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। देन अगर क्वेश्चन हमारा पेपर में ये आ जाए कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो परमाणु का आकार होता है 10⁻−10 मीटर होता है। क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए कि फर्मी मीटर किसकी इकाई होती है, तो फर्मी मीटर नाभिक की त्रिज्या को मापने इकाई होती है, मतलब कि न्यूक्लियर फिजिक्स की इकाई होती है, नाभिकीय भौतिकी की इकाई होती है। क्लियर हो गया। और दूरी की सबसे छोटी इकाई को हम फर्मी मीटर कहते हैं और दूरी की सबसे बड़ी इकाई को हम पारसेक कहते हैं। तब बड़ी इकाई होती है पारसेक, जो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। इसका मान 3.08 होता है, जबकि एक फर्मी मीटर का मान 10⁻−15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब फायदा आती है समुद्र नेवी के जो बंदे पेपर देंगे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। तो इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में होता है। किसमें होता है, समुद्र की गहराई को मापने में होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समुद्र की गहराई लिखा रहे पेपर में, ऑप्शनों में ऊंचाई लिखा रहे, तो वहाँ पे इसी में कंफ्यूज करते हैं मिसेस स्प्रेड में, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप लोग तो गलत कर देंगे। तो फायदम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, स्पेलिंग को याद रखिएगा। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। एक फायदम 6 फीट या 1.828 मीटर के बराबर होता है। एक केबल की अगर हम लोग बात कर ले तो एक केबल में 100 फायदम होते हैं। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। एक फायदा में हमारे 100 मतलब एक केबल में हमारे 100 फायदम होते हैं। समुद्री मील की अगर बात कर लें हम लोग तो समुद्र में दूरी मापने में इसका प्रयोग होता है। समुद्र की जो दूरियां होती हैं उसको मापने में इसका प्रयोग होता है। एक समुद्री मील का मान 1852 मीटर के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में आपके नेवी वाले में, किसी में भी पूछ सकता है कि एक समुद्री मील का मान किसके बराबर होता है। अगर आपके ऑप्शन लिखे रहेंगे 1892 मीटर, मतलब 1852 मीटर, 1892 मीटर, 1889 मीटर, 9 तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा 1852 मीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील का मान। अब हमारे बल के कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, प्रत्येक राशि के हमने कॉन्सेप्ट लिखे हैं और कॉन्सेप्ट के बल पर ही अपने एग्जाम मतलब अपने को मजबूत करेंगे। बल की अगर हम लोग बात कर लें तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी पिंड पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। बल एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब कि सदिश राशि होती है। सबको पता होगा जब सदिश राशि है तो उसका मात्रक होगा, तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो न्यूटन इसका एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। देन अगर सीजिस की मात्रा की बात कर ले तो डाइन होता है। याद रखिएगा कि बल का एसआई मात्रा को हम लोग न्यूटन कहते हैं, जबकि बल के सीजिस मात्रा को हम लोग जीएस मात्रा को हम लोग डाइन कहते हैं। और एक न्यूटन का मान, क्या हमने कहा, एक न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। या इसको यहाँ पे कहना चाहें कि एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम पर सेकंड के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें तो किसी पिंड पर कार्यशील बल का मान पिंड के द्रव्यमान m एवं उस पर कार्यशील त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जिसे F बराबर ma कहते हैं। तो न्यूटन का कौन सा नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, F बराबर ma। इसको हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। क्लियर है ना। यहाँ से किसी पिंड पर कार्यशील बल का मान पिंड के द्रव्यमान एवं उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर बल के कुछ और पॉइंट देखना है, मतलब बल के पॉइंट खत्म हो गए, उतने हमारे आता है कार्य। अब कार्य की जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज तक आपके पेपर में बने हैं सब हमने इस वीडियो में इंक्लूड करवा दिए हैं। अब अगर कार्य को हम पढ़ना चाहेंगे तो कार्य क्या होता है, ध्यान सीखिएगा। तो यदि किसी पिंड पर लगने वाले, मतलब यदि किसी पिंड पर लगाने से उस पर विस्थापन पैदा होता है, मतलब कि वो हल्का से डिस्प्लेस हो, तो कार्य किया जाए को, तो मतलब कार्य समझ लेते हैं कि कार्य हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कार्य बराबर हो गया बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। याद रखिएगा यहाँ पे बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है।
अच्छा, कार हमारी एक अदिश राशि होती है। तो अगर आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ आपके पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। एक हम ट्रिक बना के डाल देंगे मुश्किल से 2-3 मिनट में, जिसमें आप लोग पहचान सकेंगे जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राशियाँ होती हैं, कौन अदिश होती है और कौन सदिश होती है। तो बल आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जबकि वर्क आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। जो कार एक अदिश राशि होती है जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। अगर इसकी एसआई मात्रा की बात कर लें तो जूल होता है, जबकि उसका कौन क्या होता था, न्यूटन होता था। अगर इसकी सीजीएस की बात कर लें तो यहाँ पे इसका अर्ग होता है, जबकि उसका डाइन होता था। और 1 जूल जो होता है 10⁷ डाइन के बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। सॉरी, हमने डाइन कह दिया। 1 जूल जो होता है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। यदि किसी पिंड पर F बल लगाने से उस पर D विस्थापन होता है तो W बराबर F इंटू डी फार्मूला बनता है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल धड़ल्ले से आते हैं पेल के, तो इसको फार्मूले को कंठस्थ रखिएगा। ये फार्मूले से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आपको F कमान D कमान दे दिया जाए, आपको 2 पिंडों में कार्य पूछा जाएगा तो वहाँ पर फार्मूला लगता है F1D1 बराबर F2D2। वो फार्मूले, बस फार्मूले का बेस पता होगा तो आप उस फार्मूले को लगा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यदि 1 न्यूटन का बल यदि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करता है तो वो 1 जूल का समझा जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए नीचे, यदि किसी पिंड पर लगने वाले बल F एवं विस्थापन D के बीच में अगर कोण को हम ले लें तो होता है W बराबर FD cos थीटा। इससे न्यूमेरिकल आते हैं, कंडीशनें भी आती हैं। कंडीशनें क्या होती हैं कि अगर थीटा का मान यहाँ पे 0 रख दें, सबको पता होगा cos 0 का मान आजकल 1 होता है, ऐसे ही cos 0 का मान 1 रखेंगे तो W बराबर FD आ जाएगा। W बराबर FD आ जाएगा हम लोगों का, तो कार्य हमारा समझा जाएगा अधिकतम हो रहा है। जब कार्य अधिकतम होगा तो क्वेश्चन पेपर में आता है किसी पिंड पर लगने वाले बल का मान अधिकतम कब होगा, तो जब उसका थीटा कौन सा होगा, 0। और वहीं पे अगर न्यूनतम पूछ लेगा तो थीटा जब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब 90 अंश का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। किसी कुली के बोझ उठाकर चलने में, समतल में गति करने में, ग्रहों के एवं उपग्रहों के चक्कर लगाने में कार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में एंगल हमारा 90 बन जाता है। जब उनके बीच में एंगल हमारा बन जाएगा 90, तो देखिए F और D के बीच में एंगल 90 बन जाएगा। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का और ये हो गया बल का। जब उनके बीच में एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल आपका 90 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कार 0 हो जाएगा। जब कार 0 हो जाएगा तो उनके द्वारा कोई कार नहीं होगा। अब आप लोग कहेंगे थकते क्यों हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए जो कुली लोग होते हैं थक जाते हैं। अब ये ग्रह चक्कर थकते नहीं, वो समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊर्जा हमारी लिखी हुई, ऊर्जा के कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं हम लोग। जिस प्रकार ऊर्जा को समझना चाहें तो किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को, दर को हम नहीं कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, किसी पिंड के कार्य करने की दर को हमने नहीं कहा। परिभाषा में आप लोग जरूर कंफ्यूज होते हैं। किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को बार बार डिनोट करा है हमने। किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य की तरह यह भी एक अदिश राशि होती है। जिस प्रकार कार्य हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, सिमिलरली हमारी ऊर्जा भी एक स्केलर क्वांटिटी ही होती है। इसका मात्रक भी जूल होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। अगर एनर्जी को हम समझना चाहें तो कई प्रकार की होती हैं, समझ पढ़ लेते हैं एक बार। विद्युत ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई और मैकेनिकल एनर्जी हो गई। मैकेनिकल के 2 पार्ट बनते हैं, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, पढ़ते हैं अभी नीचे हम लोग। अब देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के रूप में विभाजित कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को जो होता है, मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक हमारी होती है काइनेटिक्स एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पता होगा आप लोगों को, और काइनेटिक्स एनर्जी क्या होती है वही पता होगा आप लोगों को। देखिएगा कि किसी पिंड के स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को, मतलब क्या हमने कहा, जब कोई पिंड स्थिर होगा, किसी पिंड में इसकी स्थिति और उसके आकार परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जबकि किसी पिंड के द्रव्यमान m और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण g के g तब पिंड की सतह से ऊंचाई हो तो उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
क्लियर हो गया। इसका फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, परिभाषा कोई नहीं पूछता आजकल। पीई बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया M×G×H। अब अगर उदाहरण की बात कर लें तो उदाहरण बहुत आते हैं पेपर में और कंफ्यूज बहुत रहते हैं हम लोग, तो उदाहरण समझना चाहेंगे तो देखिएगा, चाबी भरी घड़ियों में की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो होती है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। उदाहरण याद करिएगा आप लोग, चाबी भरी इस स्प्रिंगों में, मतलब चाबी भरी घड़ियों में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा को कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। इसी प्रकार अगर बात कर लें तो तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा होती है, किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा जो होती है, किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब अगर यहाँ से बात करना चाहेंगे तो किसी पिंड में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स एनर्जी। अगर इसका फार्मूला देखना चाहेंगे तो होता है KE बराबर 1/2 mv²। अगर इसके उदाहरण की हम लोग बात करना चाहेंगे तो गतिशील वाहन हो गया हमारा, जैसा कोई गतिशील वाहन हो गया तो वहाँ पे जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक्स एनर्जी। फेंका गया भाला या तीर अगर कह दें, चलाई गई गोली कह दें, इत्यादि में जो संचित ऊर्जा होती है उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक्स एनर्जी। एक पॉइंट लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़िएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कतई पॉइंट ध्यान से देखिएगा। यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे गिराया जा रहा हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मन से पढ़िएगा, बार बार प्रत्येक पॉइंट को डीप एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ नहीं पा रहे हैं। यदि किसी पिंड को ऊपर से हम लोग नीचे गिराएंगे तो उसकी जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी वो धीरे धीरे काइनेटिक्स एनर्जी में मतलब बदलेगी, चेंज होगी। कब होगी? जब आधी ऊंचाई पर पिंड मतलब जब आधी ऊंचाई पर पहुंचने पर उसमें आधी स्थितिज ऊर्जा होगी और आधी गति ऊर्जा होगी। मतलब जब वो हाइट का आधा हो जाएगा यहाँ पे इस जगह, उसकी हाफ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और हाफ हो जाएगी काइनेटिक्स एनर्जी। और ठीक है, और जब पिंड पृथ्वी को लगभग छूने ही वाला होगा तो उसमें जो गति ऊर्जा होगी महत्तम हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि किसी ऊपर उछाले गए पिंड की अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होती है, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कब होती है? जब वह एकदम टॉप पर होता है। और न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कब होती है, तथा न्यूनतम बराबर 0 कब होती है? जब वह पृथ्वी को छूने ही वाला होता है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो शून्य हो जाती है या हम कहें मिनिमम होती है। अगर उसकी गतिज ऊर्जा की बात कर ले काइनेटिक्स एनर्जी की, तो उसकी काइनेटिक्स एनर्जी अधिकतम कब होती है? जब वो नीचे जब वो पृथ्वी पर छूने वाला होता है। एकदम रिवर्सिबल होते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक्स एनर्जी। जो उसमें उल्टा, जो उसमें ऊपर होगा वो इसमें नीचे होगा और जो इसमें नीचे होगा वो इसमें ऊपर होगा। इस पॉइंट को देखने में आप पहचान गए होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आप लोगों के पेपर के उद्देश्य से। बच्चे कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन की भाषा में ही लिखवाया गया है पॉइंट ये वाला, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो पेपर में। ऊर्जा संरक्षण के नियम की अगर हम लोग बात कर लें तो क्या होता है, सबको पता होगा, ऊर्जा का ना तो उत्पन्न होता है ना तो विनाश होता है, किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। रूपांतरण आते हैं, रूपांतरण आपके पेपर में भी आते हैं और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूपांतरण लिख भी दिए हैं और हमारी वीडियो पड़े भी हैं रूपांतरण के। आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक डालना संभव होगा नहीं, वैसे होगा तो डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक। उपकरण पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में डलवाते हैं लिंक, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हम कह देंगे डाल दीजिए कि डिस्क्रिप्शन में से जितने हमने पढ़ा है मतलब रूपांतरण को वही पढ़ लीजिएगा। तो अगर विद्युत सेल की हम लोग बात कर लें तो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत सेल जो होता है हमारा। अगर विद्युत मोटर की हम लोग बात कर लें तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, याद करिएगा इसको, कंठस्थ करिए एकदम दिमाग में, जैसे ही आपके क्वेश्चन पेपर में आए तुरंत आपके मुँह से निकले तभी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर जनरेटर की हम लोग बात कर लें तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा जो बदलता है उसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। अगर बल्ब या हीटर की बात कर लें तो विद्युत से प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा, मतलब प्रकाश ऊर्जा ही देगा, उसमें तो कभी देता नहीं है बट प्रकाश ऊर्जा ही देगा। बट अगर दे दिया तो क्या करेंगे, तो ऊष्मा ऊर्जा भी याद कर लेंगे हम लोग। विद्युत घंटी लाउड स्पीकर कह दें, लाउड स्पीकर में सोचिएगा पहला क्या होगा, पहला होगा विद्युत ऊर्जा, फिर क्या होगा, फिर होगा ध्वनि ऊर्जा। नेक्स्ट की बात कर लें अगर हम लोग माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन में होती है पहले, माइक्रोफोन में क्या होगा, पहले होगी ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा कन्वर्ट किस में होगी विद्युत ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सौर सेल की अगर बात कर लें प्रकाश ऊर्जा से होगी विद्युत ऊर्जा, ताप विद्युत पर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ध्वनि ऊर्जा। इसकी अगर बात कर लें हम लोग तो होगी परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा सितार। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जितने पॉइंट ऊपर लिखे कत्ते वाले इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में लगभग 1 से 2 बार और ज़्यादा भी बार पूछे जा चुके हैं, तो आप उनको याद कर लीजिएगा।
और अगर नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करना चाहें तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा दाब आ गया। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लेंगे और कॉन्सेप्ट प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते चलेंगे। मतलब हम अब जैसे दाब का लिखा है तो दाब क्या होता है, पढ़ेंगे ध्यान से अपना कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए आता आपको हम जो कहते हैं पूरा चैप्टर आता होगा दाब, हमको नहीं लगता कि आपको नहीं आता होगा दाब चैप्टर, बट आप पेपर में आता चैप्टर तब भी कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग चैप्टर बहुत ही हल्के में पढ़ लेते हैं, प्रत्येक को डीप नॉलेज नहीं करते। अब यहाँ पता तो होगा कि दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और उसका मात्रक पास्कल भी होता है, बट ये नहीं पता होगा कि पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। हम बहुत डीप बात कह रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। और प्रत्येक बच्चे की यही कंफ्यूजन होता है, ये नहीं पता होता है कि पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। तो ये जान लीजिएगा, ऐसे से ये पेपर निकलेगा कदम कदम से। ये एक अदिश राशि होती है, कार्य हमारी अदिश राशि होती है और शक्ति हमारी अदिश राशि होती है। इसी प्रकार दाब भी हमारी अदिश राशि होती है, जबकि बल हमारी कैसी राशि होता है, आप कमेंट करिए। अब दाब हमारी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। यदि किसी पिंड के क्षेत्रफल a पर बल F आरोपित किया जाता है तो उसका सूत्र होता है P बराबर F/A। अब यहाँ से पता होगा एरिया ज़्यादा होगा तो बल कम होगा, बल मतलब एरिया ज़्यादा होगा आप लोगों का तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो बल कम होगा। अब एरिया कम होगा, देखिए समझा दें आप लोगों को, P बराबर होता है आप लोगों का F/A। अब जब आप लोगों का एरिया इंक्रीज करेगा तो P डिक्रीज करेगा, जब P डिक्रीज करेगा तो F डिक्रीज करेगा। अब जब एरिया एरिया डिक्रीज करेगा तो P इंक्रीज करेगा, जब P इंक्रीज करेगा तो F इंक्रीज करेगा। इसके उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं बताएंगे, जब उदाहरण आएंगे तो बताते चले आएंगे हम। क्षेत्रफल के कम होने से दाब का मान बढ़ जाता है, बता चुके हैं। देखिएगा इसको, मतलब उदाहरण देखिएगा, उदाहरण कितने अच्छे उदाहरण हैं। बैंकों एवं सूट केसों के हत्थे को बड़ा बनाया जाता है, क्यों? ऊपर वाले सूत्र से। जब एरिया कम होगा तो दाब ज़्यादा होता है। धान रोपने के समय ट्रैक्टरों के चक्कों में अतिरिक्त चक्कों का जोड़ा जाना, बांधों के आधारों का चौड़ा बनाया जाना इत्यादि दाब को कम करने के लिए ही किया जाता है। पास्कल के अनुसार किसी द्रव के क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दिशाओं में दाब समान लगता है। इस प्रकार के उदाहरण होते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट एवं हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। अगर हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर लें या तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर लें, दोनों हमारे होते हैं पास्कल के नियम पर आधारित। आपने सुना होगा बांध की दीवारें चौड़ी होती हैं, क्यों? अब समझ जाइएगा बांध की दीवारें चौड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जब एरिया ज़्यादा होगा दाब कम लगेगा, जब दाब कम लगेगा तो बल कम लगेगा, जब बल कम लगेगा तो रोड पर प्रेशर कम पड़ेगा, जिस कारण रोड को क्षति कम पहुँचेगी। और ट्रकों के टायर चौड़े क्यों होते हैं, जिससे कि रोडों को नुकसान ना हो। समझ सकते हैं, सब अच्छी घटनाएं हैं। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है, देखिएगा, सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर वाले एक कॉलम द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री के अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। अब जितना हमने बता दिया है इस पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लगभग कुछ ही बंदों को पॉइंट पता होगा ये वाला। और ये तो पता ही होता है कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर मौसम के पूर्वानुमान में सहायक होता है। मतलब आपको अगर पता करना है कि बैरोमीटर का मतलब मौसम कैसा होगा, तो वैज्ञानिक जो लोग पता कराते हैं वो बैरोमीटर के द्वारा ही पता करते हैं। वैज्ञानिक कोई भगवान थोड़ी ना होते हैं कि उनको पता चल जाता है। उनके पास एक यंत्र होता है बैरोमीटर का, उसी के द्वारा ही पता करते हैं। 3 घटनाएं आप लोगों की पढ़ी होंगी, आप लोगों ने अरिहंत बुक में या करतार बुक में लिखी रहती है, प्रैक्टिस सेट में अधिकतर पूछी जाती है। लोगों का फेवरेट क्वेश्चन रहता है अरिहंत वालों का कि अगर पारे का तापमान अचानक गिर जाता है तो उसका मतलब होता है आंधी आना। अगर पारे का तापमान धीरे धीरे मतलब गिरेगा तो उसका मतलब होता है रेनिंग का, मतलब वर्षा होने का। और अगर पारे का तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, अगर मतलब धीरे धीरे कम होगा तो इसका मतलब होगा वर्षा आने से। और अगर धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब इंक्रीज करेगा, इसका मतलब होगा साफ मौसम, कतई साफ मौसम, चलो घूमने चले, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है हमारा, एक वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान समुद्र तल पर 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए देख कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए टार का प्रयोग करते हैं।
तथा बार नामक मात्रकों का प्रयोग करते हैं। मतलब टार और बार किसके मात्रक होते हैं? वायुमंडलीय दाब के मात्रक होते हैं। पेपर में अगर आ जाए तो बार किसका मात्रक होता है? तो बस ये न समझिए कि गलत छप गया है, धोखे से बार नहीं छपेगा वहां पे। बार मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक होता है। क्या बार मात्रक होता है? बार, ठीक है ना। और टार और बार मात्रक होते हैं। लेकिन अगर बात कर ले कि एक बार का मान किसके बराबर होता है, तो एक बार का मान 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक बार का मान 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है गलनांक पर दाब का प्रभाव। अब ये क्वेश्चन नेवी एग्जाम और एयरफोर्स एग्जाम में ना आए तो ऐसा असंभव है। मतलब ऐसा असंभव तक हमने कह दिया है। हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन दोनों में से मिलता है और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। और जो बच्चे एग्जाम देते होंगे उनको पता भी होगा कि गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज बहुत रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, और पढ़ के जाएंगे आधा घंटे पहले पढ़े हों और वही आपके पेपर में आ जाए तब भी गलत टिक लगेगा इन क्वेश्चन में, क्योंकि कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन ही होते हैं। तो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब तब भी होते हैं तो भगवान की मर्जी कि अगर ताप बढ़ने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उनका गलनांक दाब के साथ घटेगा। उल्टा होता है, जिन पदार्थों का ताप बढ़ाओ और उनका अगर आयतन बढ़ जाए, आयतन बढ़ जाए मतलब जैसे मोम होती है, अगर मोम को हमने दबा दिया, अगर मोम का हमने क्या करा, मोम का ताप बढ़ा दिया तो उनका क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, मतलब मोम फैलेगी। मोम फैलेगी तो उसका गलनांक दाब के साथ घट जाएगा, मतलब उसका गलनांक जो होगा दाब के साथ घट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले यहीं से कि ताप बढ़ाने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, यानी कि लोहा या बर्फ कह दो, ठीक है ना। अब अगर ताप बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, किसका? बर्फ का आयतन घटेगा। और जब आयतन घटेगा तो उसका जो गलनांक दाब होगा, मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर होगा, वो बढ़ने पर कम हो जाता है। जो मेल्टिंग पॉइंट उसका प्रेशर होगा, गलनांक प्रेशर होगा, वो बढ़ने पर कम हो जाता है। इन पॉइंटों को रट डालो, दोनों पॉइंटों को रट डालो करते ही अच्छे से, और कभी कंफ्यूज ना होना, बस रटना ही है ना। अब कंफ्यूज समझोगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ऐसा करो, 4 लाइन जो लिखी है ना ये, इनको याद कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से और ये अच्छे से याद कर लीजिए। क्वथनांक पर अगर समझना चाहेंगे हम लोग तो यदि द्रवों का क्वथनांक जो होता है आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट, यदि द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है ना, मतलब सभी द्रवों का, पानी छोड़ के सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? दाब के अधिक होने से, दाब के कम होने से, पहले बढ़ता है फिर घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऐसे 4 ऑप्शन लिखे रहेंगे और आप लोग कब तक कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि सभी द्रवों का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, दाब के बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि गलनांक की 2 कंडीशन होती हैं। एक होता है जिन द्रवों का आयतन के, मतलब आयतन के अनुसार 2 कंडीशन होती है, जो दबाओगे मतलब दबाने से जिनका आयतन फैलता है, और जो सिकुड़ते हैं, जो सिकुड़ेंगे वो दाब बढ़ाने पर, मतलब जो आयतन में सिकुड़ेंगे, मतलब जिनका आयतन घटेगा मतलब सिकुड़ेंगे, वो दाब बढ़ाने पर कम हो जाते हैं। उल्टा होगा, जो सिकुड़ेंगे वो कम होंगे, जो फैलेंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं बचा हम लोगों को। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अब जो जितने अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने हटा दिए हैं अपनी पीडीएफ से, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल वही हमने अपने कंटेंटर से कहा है, उन्हीं को इंक्लूड करो। अब देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी mE अपॉन RE स्क्वायर। RE स्क्वायर, इस फार्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जहाँ पर जो mE होता है हमारा, उसको कहते हैं मास ऑफ अर्थ, RE को कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। इस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है, सबको पता होगा। समीकरण से स्पष्ट होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, मतलब जो जी स्मॉल जी होता है, वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पिंड भारी हो चाहे हल्का हो, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया है, आ चुका है या आ भी सकता है कि 2 पिंडों के द्रव्यमान m1/m2 हैं इन पर, और एक पिंड का द्रव्यमान मतलब 50 kg दे दिया था उसने, और एक पिंड का द्रव्यमान 100 kg दे दिया था। तो कह रहा था किस पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा लगेगा। तो याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात दोनों पर समान गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। क्लियर हो गया? इसी कारण अगर निर्वात में भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को ऊंचाई से एक साथ गिराते हैं तो पृथ्वी से एक साथ पहुंचेंगी। अब कुछ बच्चे थोड़े टैलेंटेड हो जाते हैं तो पूछते हैं बड़े बच्चों से कि अगर हमने निर्वात में एक कागज गिराया
और एक गिराया पत्थर तो कौन जल्दी पहुंचेगा? अरे बकलोल, जब दोनों निर्वात है, जब निर्वात में, और निर्वात है पहली बात तो वायु मतलब वहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं है, जब पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात भैया, जब गुरुत्वाकर्षण होता है वो डिपेंड करता ही नहीं ऑब्जेक्ट के मास पर, तो ईंटा फेंको चाहे कुल्हाड़ी फेंको कुछ डिपेंड करेगा ही नहीं। समान आएंगे मतलब एक साथ गिरेंगे, सामान नहीं आएंगे एक साथ गिरेंगे, चाहे कागज फेंको चाहे रुई फेंको चाहे ईंटा फेंको चाहे पत्थर फेंको समान आएंगे। क्लियर हो गया ना? अगर गुरुत्वाकर्षण का मान निर्भर करता तो डिपेंड करती वो कंडीशनें भारी पिंड वाले हल्के पिंड वाले की, बट जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो डिपेंड करता ही नहीं ऑब्जेक्ट के मास पर। सबसे पहली बात तो यही होती है। और दूसरी बात निर्वात हो गया, वहाँ वैक्यूम हो गया। नेक्स्ट समझना चाहें अगर पॉइंट हम, तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है पिंड की त्रिज्या RE व उसके अच्छी घूर्णन रोटेशन पर निर्भर करता है। पिंड की मतलब पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान 9.8 सबको पता होता है, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में क्रमशः वृद्धि होगी। अगर आप ध्रुव से मतलब पोल से आप लोग जाएंगे विषुवत रेखा पर, अगर आप लोग मतलब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे ध्रुवों के मान में वृद्धि हो जाती है। क्लियर हो गया? यह ध्रुवों पर महत्तम होता है, मतलब वृद्धि हो जाएगी, और ध्रुवों पे जो पोल्स पर मैक्सिमम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। फिर सुनेंगे, यह ध्रुवों पर महत्तम होता है क्योंकि पृथ्वी पर भूमध्य रेखी व्यास जो होता है आप लोगों का डायमीटर ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है। क्यों? देखिए क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया कि पृथ्वी मतलब ध्रुवों पर जो जी का मान होता है ज्यादा होता है, क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखी व्यास होती है वो ध्रुवीय व्यास से अधिक होती है। और जाहिर सी बात है कि जब हमारा भूमध्य रेखी व्यास जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ध्रुवीय व्यास से, तो ये अधिक हो जाएगी। समझ सकते हैं इस पॉइंट को अच्छे से? उससे इलिप्स वाले कॉन्सेप्ट जो आपका चलता है मैथ में, तो वहाँ समझ सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की आकृति इलिप्टिकल है, मतलब सर्पिलाकार है ना। और जी का मान पृथ्वी के घूर्णन पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है भाई साहब? तो करता है यदि पृथ्वी अधिक तेजी से घूमने लगे और तो ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर जी का मान में कमी आने से वस्तुओं का भार घट जाएगा। और यदि पृथ्वी अपने वर्तमान से 17 गुना, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, 17 गुना तेजी से अधिक घूर्णन करने प्रारंभ कर दे तो भूमध्य रेखी पर सभी वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा और हम लोग तड़तड़ा के गिरने लगेंगे पृथ्वी पर। फिर सुनिएगा इसी पॉइंट को, जी का मान पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है। यदि पृथ्वी अधिक तेजी से घूमना प्रारंभ कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर, पोल को छोड़कर सभी स्थानों पर जी के मान में कमी आने से वस्तुओं का भार घट जाएगा। मतलब क्या हमने कहा, जो लोग ध्रुव पर रहते हैं उनको तो कोई असर समझ में नहीं आएगा, बट जो और किसी स्थान पर रहते हैं और किसी रेखा पर रहते हैं, ध्रुव विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर, उनका भार शून्य हो जाएगा। अब जब भार शून्य हो गया तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे वो लोग। क्लियर हो गया अच्छे से? पृथ्वी के सतह से देखिएगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है ना। अभी आपको समझाया था व्यास वाला कॉन्सेप्ट, डायमीटर वाला, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। पृथ्वी की सतह से, सरफेस से ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, जी के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। इसी कारण जो सुरंगें होती हैं वहाँ पे जी के मान में कमी आती है। जी के मान में कमी आती मतलब गुरुत्वाकर्षण में कमी आ रही। इसी कारण जो कोयला के खाने होती हैं वहाँ पे जो मजदूर होते हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी कारण जो पहाड़ी यात्री होते हैं जो चढ़ते हैं पहाड़ों पर, चढ़ते हैं पहाड़ों पर हमारे बंधु, उनको भी दिक्कत होती है सांस लेने पर। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने में जी के मान में कमी आती है और वायु दाब में भी कमी आती है। इसी कारण जब वायु दाब में कमी आती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, इससे नाक में खून भी आ सकता है। और इसी कारण जो पेन होते हैं हवाई जहाज में अधिक ऊंचाई पे, पेन की स्याही बहने लगती है, इंक वाले पेनों की, सब कॉन्सेप्ट यही बनते हैं। हम देख डीप चले आते हैं हल्का। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी आती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है, शून्य होता है। किसी वस्तु का भार भी शून्य होता है। क्लियर हो गया? ब्रह्मांड में किसी पिंड को कहीं भी ले जाएं, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्य के मात्रा की माप होती है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखा, सबको पता होता है। भार अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। बच्चे वाला कॉन्सेप्ट, 9th वाला क्लास वाला। ब्रह्मांड में वस्तुओं के भार सभी आकाशीय पिंडों सूर्य, बृहस्पति, बुध, चंद्रमा इत्यादि पर अलग अलग होते हैं, क्योंकि किसी आकाशीय पिंड का भार वह बल है जिससे वह पिंड उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है।
और किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा आकाशीय पिंड के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सबको पता होता है, समझ लेते हैं। जी का मान हल्का सा एक कत्ते वाला कॉन्सेप्ट, और अपने कॉन्सेप्ट को दूर करेंगे अच्छे के साथ। उसके बाद सुनाते हैं आप लोगों को हम एक शायरी कि ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, और भूमध्य रेखा पर क्या, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है जी का मान, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। सतह से ऊपर जाने पर क्या होगा, घटेगा। सतह से नीचे जाने पर क्या होगा, घटेगा। सतह पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, शून्य होगा। भूमध्य रेखा से अक्षांशों पर ऊपर जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। वो अब कंफ्यूज होंगे बच्चे कि भूमध्य रेखा से अक्षांशों पर ऊपर जाने पर क्या होगा। अगर आ गया तो बकलो मतलब बैजा जाओगे वहां पे, अगर पढ़ा नहीं हमसे। भूमध्य रेखा से अक्षांशों पर ऊपर जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा जी का मान। क्लियर हो गया। शायरी सुनाते हैं अभी आप लोगों को, पढ़ लेते हैं फिर तो फिर पढ़ सुनाते हैं शायरी, चिंता मत करिए, सब सुनाएंगे। पृथ्वी पर पढ़ा चुके हैं, कुछ नहीं कोई दिक्कत। ये पढ़ेगा, सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना होता है, जबकि चंद्रमा पर 1/6 गुना होता है। देखिए चंद्रमा पर सबको पता होता है, कोई बच्चे 6 क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि चंद्रमा पर मतलब 1/6 होता है मान। बट अगर सूर्य पे पूछ दे तो क्या कहोगे, को मुंह बादो का नहीं बताना पड़ेगा वहां पे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग होशियार हैं। क्योंकि सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना होता है, जबकि वेरीवर चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। अब देखिएगा, वह न्यूनतम चाल जिसे प्राप्त करने के लिए कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है, जिससे पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और पलायन वेग जो होता है, गति होती है, पलायन वेग नहीं कह रहे, गति कह रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, अपने कोचिंग वाले बच्चों की कंफ्यूज कराते हैं। पलायन गति के अधिक होने के कारण इसे पलायन वेग के स्थान पर पलायन चाल कहा जाना चाहिए। अगर आप लोग पढ़ाते हैं फर्स्ट इंटर वाले बच्चों को तो इनको बताइएगा, तो आपकी फीस बढ़ जाएगी, है ना। पलायन गति के अधिक होने के कारण इसे पलायन वेग के स्थान पर पलायन चाल कहा जाना चाहिए। पृथ्वी पर किसी वस्तु की पलायन चाल 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पलायन वेग 1/4 कहें 1/6 कहें होती है। इसी कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसी कारण बोलने में दिक्कत होती है, सरल लोलक सवाल बनते हैं और आदमी उछल जाता है, यही दिक्कत होती है। सब याद रखिएगा, पलायन चाल और पलायन वेग में क्या डिफरेंस होता है। भारहीनता क्या होती है, वेटलेसनेस। अब देखिएगा, भारहीनता वह स्थिति है जिसमें पिंड को अपने भार का अनुभव नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अनुभव नहीं होगा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होने के कारण कोई पिंड भारहीनता की स्थिति महसूस करता है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा। यदि कोई लिफ्ट से एक समान त्वरण से ऊपर जा रही हो, यदि कोई लिफ्ट हो और एक समान त्वरण से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आप लोग की ऊपर जा रही हो, तो उसे बढ़े हुए भार का अनुभव होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई लिफ्ट में बैठे होंगे, ऊपर जाएंगे तो भार का अनुभव लगेगा, नीचे आएंगे तो भार का अनुभव नहीं होगा। लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो आपका सर और लिफ्ट की दीवार बराबर हो जाएंगी, आप कार से टकराएंगे ऊपर की दीवार में, आपके सर में निकल आएगा गुल माँ, है ना। जबकि नीचे आने पर भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि एक समान त्वरण से नीचे आ रहे लिफ्ट की ओर डोर टूट जाती है तो पिंड भारहीनता की स्थिति में हो जाएगा, आप भारहीन हो जाएंगे, आप जाके लिफ्ट की दीवार से टकरा जाएंगे, आपका सर फूटने की संभावनाएं अत्यधिक हो जाएंगी, है ना। तो ऐसी लिफ्ट में मत बैठिएगा, जीने का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा, अपने आप को तकलीफ मत करिएगा, मेडिकल में अनफिट मत करिएगा, क्योंकि मेडिकल में शरीर का प्रत्येक अंग की जाँच होती है। जाँच कराने के लिए संपर्क करें 630161 में। जय हिंद। अब देखिएगा, किसी कृत्रिम उपग्रह में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। किसी कृत्रिम उपग्रह में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, जबकि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ही रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छे से बात मतलब अच्छे से एक पॉइंट को याद रखिएगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्वीय त्वरण अधिक से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति छत से लग जाएगा। अब देखिएगा, क्या हमने कहा था कि लिफ्ट का बता दिए कॉन्सेप्ट, और लिफ्ट के कॉन्सेप्ट हमने नीचे डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, और ना देखिए क्योंकि यही वीडियो इतना लंबा बना देंगे हम। इसी वीडियो को देख के मन भर लीजिए और पेपर दे आइए, आपका सिलेक्शन फिजिक्स में नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। और सुनिए, और क्या बता रहे थे हम, देखिएगा, आवर्ती गति आती है आपकी, तो आवर्ती गति क्या होती है, पीरियोडिक मोशन को अच्छे से पढ़िएगा। सरल आवर्ती गति आपसे चैप्टर में बहुत पूछी आती है और सबसे कठिन चैप्टर लगता है आप लोगों को। किसी निश्चित समयांतराल टाइम इंटरवल में कोई पिंड यदि अपनी गति
को बार बार दोहराता है तो ऐसी गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। और पिंड की गति, चंद्रमा की गति, सरल लोलक की घड़ी की गति इत्यादि आवर्ती गति के उदाहरण होते हैं। तो अगर आपसे आवर्ती गति का इन सब में कोई उदाहरण पूछा जाए तो आप लोग तुरंत टिक कर दीजिए, कंफ्यूज मत रहिएगा पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्ती गति करता है तो ऐसी गति को कंपन या दोलनी गति कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और सरल लोलक घड़ी की कंपन मतलब गति को कंपन गति का उदाहरण कहते हैं। यदि किसी कंपन करते हुए पिंड का त्वरण या एक्सीलरेशन कहते हैं, उसको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का समानुपाती होता है तो सदैव वह मध्य बिंदु मिड पॉइंट के ओर मतलब मध्य बिंदु की ओर ही होगी। तो ऐसी गति को सरल आवर्त गति या SHM कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सरल आवर्त गति में पिंड का आयाम निश्चित होता है। कतई स्थिर करिए दिमाग को और सोचिए ध्यान से, क्या आपको ये क्वेश्चन कहीं देखने को मिला है? तो दिमाग से एक बहुत ही शांत आवाज आएगी जी 50 बार मिला है। सरल आवर्त गति में पिंड का आयाम जो होता है निश्चित होता है, जो आपका एम्पलीट्यूड होता है उसमें कांस्टेंट होता है। सरल आवर्त गति में पिंड का आयाम निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, आवर्ती गति क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं, हल्का हल्का पढ़ चुके हैं। वही हमको लगता है बार बार लिखवा दिया गया है बच्चों को, तो कंफ्यूज होंगे बच्चे। देखिएगा, सरल आवर्त गति में आवर्त काल के मान में परिवर्तन, कतई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से और पेपर में आते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। देखिएगा, सरल आवर्त गति में आवर्त काल के मान में परिवर्तन, गर्मी के दिनों में क्या होगा? बढ़ जाता है, जाड़े के दिनों में घट जाता है, ऊंचाई में जाने पर बढ़ जाता है जबकि जी घटता है, गहराई में जाने पर बढ़ जाता है जबकि जी घटता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, पृथ्वी के केंद्र पर अनंत होता है, जी का वैल्यू 0 हो जाएगी। जब जी की वैल्यू 0 होगी तो सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा और किसी पिंड के अंदर अनंत हो जाएगा जब जी 0 होगा। फार्मूला होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। जब जी 0 हो जाए, जब जी 0 तो टी अनंत, नहीं सुनिएगा, हाँ सही है, जब जी का मान 0 हो जाएगा टी का मान अनंत हो जाएगा, मतलब सरल लोलक का मान अनंत हो जाएगा। सरल लोलक का मान सुरंग पर अनंत हो जाता है, मतलब पृथ्वी से नीचे आने पर, इसीलिए चंद्रमा पर अनंत हो जाता है जब जी का मान 0 होगा। 0 समझ सकते हैं चंद्रमा पर जी का मान। देखिएगा, सरल आवर्त गति करने वाले पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे किसी छोटे तथा भारी गोलक बोप को भारहीन अतन्य मतलब होता है इन क्या लिखा है ये भैया ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि रात बहुत है, नींद आ रही है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए बताते हैं, फिर सुनिएगा। यदि किसी, देखिए मजाक हम इसलिए करते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि लंबा वीडियो बनेगा। यदि किसी छोटे तथा भारी गोलक को किसी भारहीन अतन्य इनएक्सटेंसिबल एवं लचीले फ्लेक्सिबल धागे से मतलब लटकाया जाए तो इस योजन को सरल लोलक कहते हैं। अभी हमने फार्मूला आप लोग को ऊपर बता दिया, T बराबर 2 पाई अंडर L/G, वहां से आप लोग समझ सकते होंगे। एक चक्र पूरा करने में लगे समय को किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। आवर्ती क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। दोलन करने वाले पिंड द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती जो होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसकी इकाई मतलब एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। बच्चे तरंग दैर्ध्य की लगा देते हैं एसआई इकाई हर्ट्ज, नहीं भैया, तो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, MIN या F कह दें और करके, तो इसकी इकाई होती है हर्ट्ज, हमारी होती है HTG, ये लिखा रहता है पेपर में, समझिएगा ध्यान से। और आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, छोटी छोटी परिभाषाएं, कंफ्यूजन मत खोइएगा और पूरी पढ़िएगा इन परिभाषाओं को। PDF अगर दे दी जाए आप लोगों को जो हम शुरुआत दें। सरल लोलक का अपनी माध्य स्थिति की एक और अधिकतम विस्थापन को हम लोग आयाम कहते हैं। और सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता। जो आवर्तकाल होता है ना भैया, वो आयाम पर निर्भर नहीं करता है। और आवर्ती गति भी जो होती है वो आयाम पर निर्भर नहीं करती है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, सरल लोलक के आवर्तकाल के बढ़ने पर वह सुस्त हो जाता है। क्या सुस्त हो जाएगा? आयाम सुस्त हो जाएगा, एम्पलीट्यूड धीमा पड़ जाएगा, जबकि घटने पर तेज हो जाता है, जबकि मतलब उल्टा होता है। और वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है सेकंड लोलक कहलाता है। सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम कहते हैं। सरल लोलक जो सरल आवर्त गति होती है हमारी SHM होती है। सरल आवर्त गति जो होती है पिंड के आवर्तकाल पर द्रव्यमान का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण अगर झूले पर बैठा हुआ एक व्यक्ति
मतलब एक झूले पर बैठा हुआ एक व्यक्ति में और एक व्यक्ति आके बगल में बैठ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण आपके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सरल लोलक के बॉब वाले छेद कर दिया जाता है, उसमें लड़की आके खड़ी हो जाती है, लड़की बैठ जाती है, कभी कोई आदमी बैठ जाता है आके, सब यही सवाल बनते हैं। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड के आवर्तकाल पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी कारण अगर झूले पर एक और व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्त गति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। झूला झूलता व्यक्ति अगर झूले पर खड़ा हो जाए तो गुरुत्व केंद्र के ऊपर उठ जाने से प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और झूले का आवर्तकाल घट जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा और झूला तेज चलने लगेगा। अब सरल लोलक के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए सरल लोलक क्या होता है, इसके बाद आपको पक्का शायरी सुनाते हैं हम, ये देखने के बाद पक्का सुनाएंगे, इतनी ढेर सारी कुछ कहने को नहीं। देखिएगा बल क्या होता है, अगर सरल लोलक हमारे, ये देखिए पॉइंट दिए गए हम लोगों के इतने, और ये दिए गए कुछ कंडीशन ये हैं और कुछ कंडीशन ये हैं, जिनसे पेपर में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। इंडिया में कहें, एयरफोर्स में कहें, चाहे नेवी में कहें, चाहे किसी भी डिफेंस एग्जाम में कह दें हम लोग। देखिए अगर बल की माध्य स्थिति पर बात कर लें तो बल हमारा और त्वरण और स्थिति ऊर्जा मतलब की होती है पोटेंशियल एनर्जी, इनको पेयर बना के याद करिएगा। बल, त्वरण और स्थिति ऊर्जा जो होती हैं वो शून्य होती हैं, कहाँ पर, माध्य स्थिति पर। जब ये मिड पॉइंट पर शून्य होंगी, जो यहाँ मिड पॉइंट पर शून्य होता है वो अंतिम बिंदु पर अधिकतम होगा। जब ये मिड पॉइंट पर तीनों शून्य होंगे, कौन कौन, बल, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा, याद कर लीजिएगा ट्रिक से। देखिएगा F यहाँ पे हो गया, ए यहाँ पे हो गया और स्थिति ऊर्जा को पी कह दे तो क्या कहेंगे, फाप। फाप को याद कर लीजिएगा, फाप हमारा जो होता है माध्य स्थिति पर यानी कि मिड पॉइंट पर हमारा शून्य होता है, और फाप हमारा जब माध्य स्थिति पर 0 होगा तो अंतिम बिंदुओं पर अधिकतम होगा, तो यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम, यहाँ पे अधिकतम। अब अगर वेग या गति ऊर्जा की बात करें, वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये देखिए जब ये शून्य थे तो ये दोनों अधिकतम हो जाएंगे, जब ये दोनों अधिकतम हो जाएंगे तो यहाँ दोनों 0 हो जाएंगे। फिर से पूरे पॉइंट को देखेंगे और कंफ्यूज नहीं रहेंगे, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर बल और त्वरण और स्थिर ऊर्जा की हम लोग बात कर लें तो बल, त्वरण और स्थिर ऊर्जा को समझने के लिए हम फाप कहेंगे। तो हमारा फाप होता है FAP, वो हमारा होता है माध्य स्थिति पर 0 मतलब कि बल, और बताइए ए मतलब त्वरण और पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा हमारी होती है माध्य स्थिति पर 0, और जब ये हमारी माध्य स्थिति पर 0 होंगी तब हमारी ये अंतिम बिंदुओं या अधिकतम बिंदुओं पर मतलब कि स्थिति बिंदुओं पर अधिकतम होंगी। और अगर हम बात कर लें वेलोसिटी की या काइनेटिक्स एनर्जी की यानी कि वेग की या गतिज ऊर्जा की, तो ये माध्य स्थिति पर अधिकतम होते हैं और वहाँ पर 0 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आप लोगों की कहने पर हम एक शायरी सुनाते हैं कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत नाता करना मौला। संवे वतन की लौ पर जब कुर्बान तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। चलिए खत्म होती है शायरी और हमारा नेक्स्ट पॉइंट चालू होता है। अब हमारा प्रश्न तनाव क्या होता है और शायरी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। कतई अच्छे से हमने गाई थी, क्योंकि रात बहुत है इसलिए हम अपनी फुल बुलंद आवाज़ में गा नहीं पाए थे। कभी टाइम मिलेगा तो पूरी शायरी बना के डाल देंगे और कतई अच्छे कवि हैं हम, पता नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, प्रश्न तनाव की अगर बात करें सरफेस टेंशन की, तो यह तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल जो होता है अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को, एरिया को कम से कम करना चाहता है। यह तरल का वह गुण होता है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। द्रव में पृष्ठ तनाव द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है। जो पृष्ठ तनाव होता है तो कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। और पृष्ठ तनाव का मान द्रव के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर होता है। बात कर लें T बराबर होता है F/L, जिस प्रकार फार्मूला होता था ना दाब वाला, उसी प्रकार फार्मूला ये भी होता है T बराबर F/L। लंबाई ज़्यादा तो
प्रस्तनाव कम, जब लंबाई कम तो प्रस्तनाव ज़्यादा। अब ये निर्भर नहीं करता है, तब भी ये समझना चाहते हैं तो लंबाई होती है वो मतलब काल्पनिक एक लंबाई होती है, इमेजनरी होती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट समझने के लिए क्या दिक्कत है ना। प्रस्तनाव का मान न्यूटन पर मीटर होता है। अगर प्रस्तनाव की कुछ घटनाओं की बात कर लें हम लोग, देखिएगा घटनाएं प्रकार हैं, घटनाएं पेपर में बहुत आती हैं। एग्जाम्पल, जल की छोटी बूंद को गोल होना प्रस्तनाव पर होता है निर्भर। छोटी सुई का स्थिर द्रव की तल पर तैरना, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में भिगोने पर ब्रश के तंतुओं का आपस में सट जाना, शीशे की नली के अग्रभाग को गर्म करने पर उसका गोल हो जाना, साबुन के घोल में प्रस्तनाव के कम हो जाने के कारण बुलबुला बड़ा बनता है, कम प्रस्तनाव के कारण गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, फव्वारे पर मतलब वो जो गेंद टिकती है वो टिकती है, वो बर्नौली थ्योरम होती है। ये सुनिएगा, कम प्रस्तनाव के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। प्रस्तनाव के मान द्रव के तापमान टेम्परेचर एवं उसमें मिली अशुद्धियों पर निर्भर करता है। कैसे? अगर तापमान बढ़ने पर तापमान के बढ़ने पर प्रस्तनाव का मान घटता है, घुलनशील अशुद्धियों के मिलाने पर प्रस्तनाव का मान बढ़ जाता है, जबकि अघुलनशील अशुद्धियों या आंशिक घुलनशील अशुद्धियों के मिलाने पर प्रस्तनाव का मान कम हो जाता है। फिर सुनिएगा इस पॉइंट को, अगर हम लोग प्रस्तनाव के मान का प्रस्तनाव को अगर बढ़ा देंगे तो प्रस्तनाव का मान कम हो जाएगा, जबकि घुलनशील अशुद्धियों के मिलाने पर प्रस्तनाव का मान बढ़ जाता है। क्या हमने कहा? अगर घुलनशील अशुद्धियां जैसे चीनी या नमक मिल गया तो वहां पे उसका मान बढ़ जाएगा, और अगर साबुन जैसा कुछ पदार्थ मिल गया, जैसे अघुलनशील अशुद्धियां या आंशिक घुलनशील अशुद्धियां मिल जाएंगी, तो प्रस्तनाव का मान कम हो जाएगा। तो अगर प्रस्तनाव में परिवर्तन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अंतर आणविक बल के कारण होता है, बढ़ता है, और तापमान अगर बढ़ाएंगे आप लोग तो प्रस्तनाव जो होगा सरफेस टेंशन उसका मान डिक्रीज होता है, मतलब कि घटता है, और घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर बढ़ता है, और घुलनशील अशुद्धि या आंशिक घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर घटता है। याद रखिएगा, अशुद्धि की दो कंडीशन होती हैं, अभी हमने आपको बताया भी है ऊपर कि अगर आप लोग मिलाएंगे घुलनशील अशुद्धियां तो आपका जो प्रस्तनाव होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, जबकि अघुलनशील अशुद्धियों से आपका प्रस्तनाव घटता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर ले तो आता है ससंजक बल। अब ध्यान से सीखिएगा इन दोनों बलों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बल होते हैं, इनमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। तो अगर ससंजक बल की हम लोग बात कर लें कोहेसिव फोर्स की, तो ये क्या होता है समझते हैं अच्छे से। एक ही पदार्थ के अणुओं पर लगता है उसको कहते हैं ससंजक, और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है तो उसको कहते हैं असंजक। लेकिन अगर बात कर ले गैसों में ससंजक बल का मान कम होने के कारण उनमें विसरण का गुण पाया जाता है। जो डिफ्यूजन होता है गैसों में ससंजक बल के कारण ही पाया जाता है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि गैसों में विसरण क्यों पाया जाता है या किस घटना के कारण गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, तो आप विसरण को टिक कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लें तो आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। जब द्रव ठोस के बीच आसंजक बल द्रव के ससंजक बल से अधिक हो जाता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका यहाँ से, और इससे जरूर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरिकल वाला, आप लोगों ने देखा भी होगा अपनी प्रैक्टिस सेट में। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देन केशिकात्व की अगर हम लोग बात कर लें कैपिलरी की, तो यह केश नली जो होती है, हमारी कैपिलरी ट्यूब जो होती है, यह केश नली की विशेषता होती है। क्या हमने कहा? यह केश नली की वह विशेषता होती है जिसके कारण द्रव का स्तर कॉलम जो होता है या तो ऊपर चढ़ेगा या तो नीचे गिरेगा। केश नली एक कम त्रिज्या वाली खोख नली होती है। केश नली में द्रव की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो केश नली में द्रव की ऊंचाई होती है वो त्रिज्या पर निर्भर करती है ना। और कैसे निर्भर करती है? अभी जूरन का नियम नीचे आता है, वहीं से निर्भर करती है। ये निर्भर करती है यदि द्रव में केश नली की दीवार में चिपकने की प्रवृत्ति होती है तो वह नली में ऊपर चढ़ेगा, जो द्रव होगा वो ऊपर चढ़ेगा। अर्थात कांच तथा जल यदि चिपकने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो वह नीचे गिरेगा। आपने गौर किया होगा, जो कांच पारा होता है वो कांच में चिपकता नहीं है। जब पारा कांच में चिपकेगा नहीं, अर्थात उसको स्पर्श नहीं करेगा, तो उसका तब नीचे जाएगा। और जब वो अगर वहीं पर दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लें कांच और जल का, तो जल होता है वो कांच के पृष्ठ पर चिपकता है। जब जल कांच के पृष्ठ पर चिपकेगा तो अर्थात कैपिलरी ट्यूब में वो हमारा ऊपर जाएगा, उसका स्तर ऊपर हो जाएगा। इसके पॉइंट की बात कर लें घटनाओं की, अगर हम लोग
तो केशिकत्व के कारण होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हुई हैं। हमारी पहला नंबर लिखा हुआ है, पौधों में जाइलम ऊतक जो होता है, डायलम जो होता है, के द्वारा जड़ से विभिन्न भागों में जल पहुंचना। इसका मतलब जो पौधों में जल का संचरण होता है वो केशिकत्व के द्वारा ही होता है। फाउंटेन पेन में जो स्याही का कार्य होता है ऊपर चढ़ने का, वो केशिकत्व के कारण ही होता है। और ध्यान रखिएगा कि बाल से महीन होती हैं केश नलियाँ, बाल से महीन नलियाँ होती हैं। अगर किसी टॉवेल को अपने आपने टब में डुबो दिया, मतलब कि पानी में डुबो दिया, तो उस पर अपने आप टॉवेल धीरे धीरे गीली होती चली आती है। क्यों? क्योंकि टॉवेल में हल्की हल्की केश नलियाँ होती हैं जो अदरक से होती हैं। अब अदरक क्यों होती हैं? क्योंकि ये बाल से पतली होती हैं। जब ये बाल से पतली होती हैं तो ये सामान्यतः आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। और जैसे ही जब देखिए इनमें जल टकराएगा तो ऊपर चढ़ेगा। अभी हमने आपको बताया था कांच वाले और जल वाले एग्जाम्पल में, ऊपर चढ़ेगा, इसी कारण हमारी टॉवेल गीली होती चली आती है। स्याही सोखता है बॉइलिंग मतलब ब्लॉटिंग पेपर का कार्य करता है। मतलब स्याही सोखता या इसको कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर का कार्य करना। लैंप तथा लालटेन की वर्तिका जो होती है विक से मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना। मानसून से ठीक पहले किसानों द्वारा खेतों की जुताई केश नलियों को तोड़ने के लिए की जाती है। केश नलियों को तोड़ने के लिए की जाती है, ताकि अगर केश नलियाँ लगी रहेंगी तो वो मतलब वहाँ की जो कृषि होगी, खेती होगी, उनको नुकसान पहुँचाएंगी और उनमें जल नहीं चढ़ पाएगा सही से। अब देखिए श्यानता आती है हमारी विस्कोसिटी। तो यह द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव अपनी विभिन्न परतों में होने वाले आपेक्षिक गति का विरोध करता है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का विरोध करता है। इसे श्यानता कहते हैं, श्यानता कहलाता है। द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं, जिसे विस्कस फोर्स कहते हैं। और इससे आपके नेवी एग्जाम में जरूर एक प्रश्न देखने को आपको मिलेगा, ये पक्का हमारा कॉन्फिडेंट वादा है। द्रव के एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच लगने वाले बल द्रव के श्यानता गुणांक के बराबर होते हैं। श्यानता केवल द्रवों एवं गैसों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है श्यानता? द्रवों और गैसों में श्यानता पाई जाती है, जबकि ठोसों में श्यानता का कोई नामो निशान नहीं होता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। आप समझिएगा कि अगर हमने किसी चाशनी को और गर्म किया तो और गाढ़ी होगी। इसका मतलब गैसों की जो मतलब जो इनकी श्यानता होगी, गैसों की श्यानता। अब देखिएगा किसी गैस को हमने और लिक्विड किया और मतलब उसको बॉईल किया तो और फैलेगी। इसका मतलब उसका ताप बढ़ रहा है, बढ़ जाएगी और फैलेगी, है ना? सही, यही समझ सकते हैं। और द्रवों की श्यानता का मान ताप बढ़ाने पर घट जाता है। गैसों की श्यानता द्रवों से अधिक होती है। द्रवों की श्यानता होती है, जो द्रवों की श्यानता होती है वो गैसों की श्यानता से अधिक होती है, और गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है, पतले द्रव की श्यानता कम, वो सबको पता होता है। अब आती है हमारी तरंग गति क्या होती है। तरंग गति क्या होती है अच्छे से समझिएगा। तरंग एक विक्षोभ है जिसके हम लोग कहते हैं डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थिति मीन पोजीशन से स्थायी रूप से विस्थापित हुए बिना ऊर्जा का संचरण करते हैं। यदि तरंग संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है तो ऐसी तरंग को यांत्रिक तरंग या मैकेनिकल या प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक तरंग कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये आता है कि किस तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की नीड होती है। तो यांत्रिक तरंगें जो होती हैं, मैकेनिकल वेव कह दें इनको या इलास्टिक वेव कह दें, इनके लिए हम लोगों की मीडियम की आवश्यकता होती है, नीड होती है। जबकि माध्यम की अनुपस्थिति में भी संचरित होने वाले तरंगों को अयांत्रिक तरंग यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, या तो अप्रत्यास्थ कह देंगे यानी कि नॉन इलास्टिक कहते हैं। ध्वनि तरंगों जो हमारी होती हैं, ध्वनि यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। जो ध्वनि हमारी होती है वो यांत्रिक तरंग का उदाहरण होती है, जबकि प्रकाश अयांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सीख लीजिएगा हमारा कि जो ध्वनि होती है वो हमारी होती है यांत्रिक तरंग का उदाहरण होती है, जबकि हमारा प्रकाश अयांत्रिक तरंग का उदाहरण होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि ध्वनि को हम लोग कौन सी तरंग कहते हैं और प्रकाश को कौन सी तरंग कहते हैं। तो ध्वनि हमारी होती है अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश हमारी होता है अनुप्रस्थ तरंग। अभी आप नीचे पढ़ेंगे पीडीएफ में, सब हमने पॉइंट इंक्लूड करवाए, पढ़ते रहिए बस धैर्य रख के। अब देखिएगा कि माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स, एक होती हैं अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडनल।
क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तरंग वाले, जरूर आते हैं, जरूर आप लोग कंफ्यूज होंगे पेपर में, तो लीड लगा के अच्छे सुनते रहिए मेरी बातें। अब देखिएगा अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, ट्रांसफर वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ये शीर्ष और गर्त के रूप में चलती हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी तरंगे श्रृंग और गर्त या शीर्ष और गर्त के रूप में चलती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे ही ऑप्शन होगा। क्या हमने कहा, कौन सी तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसफर वेव्स, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए संपीड़न व विवरण किन तरंगों में होता है, तो वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंगों में। अभी आप पढ़ेंगे नीचे, इस प्रकार की तरंगे ठोस द्रव के ऊपरी सतह पर पैदा होती हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे दोनों प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ भी होती हैं और अनुदैर्ध्य भी होती हैं। अनुदैर्ध्य क्यों होती हैं वो नीचे पढ़ेंगे, अनुप्रस्थ क्यों होती हैं वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अभी हमने पॉइंट आपसे कहा कि इस प्रकार की तरंगे ठोस एवं द्रव की सतह पर पैदा होती हैं, यानी कि जो सतह पर पैदा होती हैं किसी भी सतह के पृष्ठ पर, वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि जल की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगों को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ। जबकि जल के सतह के अंदर उत्पन्न होने वाली तरंगों को हम लोग कहते हैं अनुदैर्ध्य, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लें विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे शामिल होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, आपके ऑप्शन लिखे रहेंगे। अगर आपको ऑप्शन ये नहीं याद है तो आप जरूर पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो पलट के क्वेश्चन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अब 3 तरंगों को नहीं देगा, खाली एक तरंग को यहाँ से एलिमिनेट करके रख देगा पेपर में। तो अगर आपको क्वेश्चन पे ये नहीं याद है तरंगों वाला, तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारे बस यही उम्मीद है कि इन पांचों जितनी लिखी हैं, गामा किरणें हो गई, एक्स हो गई, पराबैंगनी हो गई, जिन्हें हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड, दृश्य हो गया यानी कि हमारा विजुअल रे हो गई, अवरक्त हो गया हमारा, और रेडियो हो गए। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली तरंगे, किसी बंधी हुई रस्सी के एक छोर को पकड़कर हिलाने पर उत्पन्न तरंगे, सितारे के तार को छोड़कर उत्पन्न तरंगे इत्यादि अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण होते हैं। खाली 2 को छोड़ दीजिएगा, फिर सुनेंगे, किसी मतलब 2 के छोड़ने पर नहीं, छेड़ने पर लिखा हुआ था, हमसे कंफ्यूज हो गए। किसी बंधी हुई रस्सी के एक छोर को पकड़कर हिलाने पर उसमें उत्पन्न तरंगे, सितार के तार को हिलाने पर उसमें तरंगे उत्पन्न होंगी, उनको हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे हमारी अब आती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो माध्यम के कणों का कंपन, क्या हमने कहा कि माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कणों का कंपन होता था वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता था, परपेंडिकुलर होता था। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल में समांतर होता है, यानी कि पैरेलल होता है। ये संपीड़न व विलयन के रूप में चलती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग व गर्त के रूप में चलती हैं। याद करिए इसको। और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न व विलयन के रूप में चलती हैं। इस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यमों में पैदा हो सकती हैं। गैसों में उत्पन्न तरंगे केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। समुद्र में उत्पन्न होने वाले तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे दोनों प्रकार की मिश्रित होती हैं। कैसी होती हैं? दोनों प्रकार की मिश्रित होती हैं। उनमें अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्ध्य भी होती है। अनुप्रस्थ होती है जल की सतह पर और अनुदैर्ध्य होती है जल की सतह के अंदर। वहीं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया गया है समुद्र वाले में कि समुद्र में उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और अनुदैर्ध्य होती हैं। दोनों का मिला हुआ एक मिश्रण होती है। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, जबकि जो लाइट वेव होती है, प्रकाश तरंगे होती हैं, वो हमारी अनुप्रस्थ होती हैं। याद कर सकते हैं, मिलाइएगा, देखिएगा। प्रकाश को हम लोग ऐसे लिखते हैं और अनुप्रस्थ को हम लोग आ लगा के अनु और प्रा लिखते हैं। तो प्रा से प्रा मिला लीजिएगा, यहाँ से याद कर लेंगे इसको। और ध्वनि को हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो ध्वनि को ऐसे लिखेंगे। जब लिखेंगे अनुदैर्ध्य को, तो अनुदैर्ध्य जब लिखेंगे तो यहाँ पे दा का साउंड आएगा। तो दा को धा से मिला लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आती है हमारी ध्वनि तरंगों की विशेषताएं क्या होती है, क्या नहीं होती, इसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कतई पॉइंट बनेगा, देखिएगा आप लोग।
ये परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन पता भी होता है, बट एक सार में सीख लेते हैं कि यह ध्वनि की वह विशेषता होती है जिसके कारण वह परावर्तन सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। सबको पता है प्रतिध्वनि क्या होती है, इको। अब देखिएगा इको साउंड क्या होती है। प्रतिध्वनि एक परिवर्तित ध्वनि होती है जिसे स्पष्ट सुना जा सकता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान का श्रोता लिसनर जो होता है, परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर या 17 मीटर, लगभग 17 मीटर समझिएगा, 17.2 मीटर होनी चाहिए। ये दो ध्वनियों के में समयांतराल का मतलब अंतराल 1/10 सेकंड होता से कम होता है, तो हमारे कान को यह ध्वनि सुनाई नहीं पता। सुनिएगा कि पेपर में क्वेश्चन यह आता है आपके पेपर में कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मतलब ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस, ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, 20 डिग्री की। क्लियर हो गया। अब जब 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता यहां से हो जाएगी और उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर होती है, अगर उससे ज़्यादा हो गई ध्वनि तरंग सुनाई नहीं देगी। और जो अंतराल रहता है हमारे कानों में प्रतिध्वनि सुनने का वो 1/10 सेकंड तक रहता है, उससे ज़्यादा या कम होने पर ध्वनि तरंग सुनाई नहीं देती है। याद रखिएगा, ऐसे ही वैल्यू देगा आप लोगों को, अगर आपके वैल्यू माइंड में है तुरंत टिक लगा देंगे वहाँ पे। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इसको। ध्वनि तरंग की वह विशेषता जिसके कारण वे माध्यम परिवर्तन होने से अपने मूल पथ से विचलित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, विचलित नहीं होते हैं। अपवर्तन के कारण ही अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किस घटना के कारण जो ध्वनि होती है वो रात में अधिक तेज सुनाई पड़ती है, तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण ही ध्वनि जो हमारी होती है वो रात में अधिक तेज सुनाई पड़ती है। याद कर लीजिएगा इसको। परावर्तन के हमने अनुप्रयोग लिख दी, यानी कि एप्लीकेशन लिख दी, इनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो हमारा मेगाफोन होता है भीड़ को संबोधित करने के लिए एक ध्वनि विस्तारक यंत्र होता है, परावर्तन के उस पे ही काम करता है। अगर हम लोग क्या बात कर लें स्टेथोस्कोप यानी कि आला की जो डॉक्टर अपने कान में लगाए रहते हैं, इसको क्या लिखा है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या लिखा है, बड़ी जटिल हिंदी लिखी है। स्टेथोस्कोप की अगर बात कर लें तो डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हृदय तथा शारीरिक संवेदना ज्ञात करने वाला यंत्र होता है जो परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ध्वनि पट्ट क्या होता है, साउंड बोर्ड क्या होता है, तो स्टेज के पीछे ध्वनि परावर्तन के लिए ध्वनि पट्टे लगाते हैं। श्रवण सहायक क्या होता है, हियरिंग एड बधिरों के द्वारा प्रयुक्त एक उपकरण होता है जिसे हम लोग श्रवण सहायक कहते हैं, और ये परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगर मरमर श्राव गैलरी की बात कर ले हम लोग, भारत के गोल गुंबद तथा सेंट पॉल चर्च जो लंदन में है, सबसे बड़ा चर्च है अपने विश्व का, एक ऐसा स्थान है जहां ध्वनि के परावर्तन के अभाव में ध्वनि बहुत धीमी सुनाई पड़ती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का आ सकता है, हल्के मत लीजिएगा क्वेश्चनों को, नहीं आ गया तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अब देखिए विभिन्न कारकों का ध्वनि पर वेग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा आप लोगों के पेपर में, देखिएगा चाहे। अब देखिएगा दाब अगर मतलब दाब पर ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। ताप बढ़ाओगे तो माध्यम का ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का ताप घटेगा, मतलब ध्वनि का वेग घट जाएगा। देखिएगा माध्यम का ताप बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। अगर आपने माध्यम का ताप बढ़ाया ध्वनि का वेग जो होगा बढ़ जाएगा, अगर आपने माध्यम का ताप घटाया ध्वनि का वेग जो होगा वो घट जाएगा। यानी कि माध्यम के ताप के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि के वेग का, तो आर्द्रता अगर बढ़ाएंगे आप लोग ध्वनि का वेग घट जाएगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है आर्द्रता के, ह्यूमिडिटी के। आवर्ती फ्रीक्वेंसी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस प्रकार दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उसी प्रकार आवृत्ति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यम ठोस में सर्वाधिक होता है और गैस में न्यूनाधिक होता है। इन पॉइंटों को हमें एक बार फिर दिखाना चाहेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के। फिर देखिएगा कि दाब अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो ध्वनि पर, दाब बढ़ाओगे चाहे घटाओगे ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों ने तापमान बढ़ाया है तो बढ़ेगा, घटाया है तो घटेगा। आर्द्रता पे उल्टा होता है, बढ़ाओगे तो घटेगा। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब से मैच करता है। माध्यम क्या होता है, ठोस में सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग, यानी कि लोहा इस्पात में सर्वाधिक हो जाएगा और गैस में कम हो जाएगा, वायु में कम हो जाएगा ध्वनि का वेग, याद रखिएगा। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग आते हैं, इनको सीख लेते हैं। पराश्रव्य तरंगों की क्या होती है क्या नहीं होती ये पढ़ चुके होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल यही हमको लग रहा था एक, इसीलिए हमने यही केवल लाए हैं आप लोगों के लिए।
तो गाल्टन सिटी में कुत्तों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग सिटी होती है। सैनिकों के कुत्ते होते हैं उनको गाल्टन सिटी के द्वारा ही मतलब शिक्षित किया जाता है कुत्तों को। आर्मी टाइप मतलब जो आर्मी कुत्ते होते हैं, आर्मी के डॉग्स होते हैं खूंखार टाइप के जर्मन शेफर्ड वाले, और धातुओं को जोड़ने में लिए पराशर तरंगों का उपयोग करते हैं। कीमती कपड़ों, वायुयानों, घड़ी के पुर्जों एवं चिमनियों की सफाई के लिए पराशर तरंगों का उपयोग करते हैं। अब देखिए वायुयान यहाँ पे लिखा है, यानी कि वायुसेना में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे लिखा है हमारा वायुयान, यानी कि वायुसेना के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कीमती कपड़ों, वायुयानों, घड़ी की पुर्जों में एवं चिमनियों की सफाई में हम किसका प्रयोग करते हैं? बोलिए, पराश्रव तरंगों का उपयोग करते हैं। गाठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? पराश्रव तरंगों का। कुछ पौधों की वृद्धि तीव्र करने में पराश्रव तरंगों का प्रयोग होता है। सोनार क्या होता है? आपका क्वेश्चन भी आ चुका है, देखा भी होगा आप लोगों ने जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सोनार क्या होता है? तो सोनार का अगर फुल फॉर्म की हम बात कर लें तो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या हमने कहा? होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त मतलब ये फुल फॉर्म होता है इसका। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं इसका प्रयोग? समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। कीड़ों मकोड़ों को मारने तथा मछलियों को बुलाने में सोनार का प्रयोग करते नहीं है, पराश्रव तरंगों का प्रयोग करते हैं। और पराश्रव तरंगों पर ही सोनार बेस्ड होता है। पराश्रव तरंगों पर ही सोनार बेस्ड होता है, इसीलिए पराश्रव तरंगों के उदाहरण में हमने इसका उदाहरण लिख दिया है। कीड़ों मकोड़ों को मारने में तथा मछलियों को बुलाने में पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में मानव शरीर के अंदर के विकारों तथा भ्रूण के लिंग की जानकारी का उपयोग मतलब जानकारी से इसका उपयोग का पता में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, मनुष्य की श्रव्यता सीमा आती है, पढ़ लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो, सबको पता होता है। अवसर तरंगे क्या होती हैं, पराश्रव तरंगे क्या होती हैं, ऊपर बता दिया। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे की। चलिए इसको बता देते हैं। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इन किरणों में कास्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश, परावर्तन, अभी हमने आपको बताया था, ऊपर वही लिखा, गामा किरणें, सबकी विशेषता लिखी, पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट केवल वही तक, लघु रेडियो तरंगे सब पढ़ लीजिएगा। परावर्तन आता है, दर्पण आता है, दर्पण भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। समतल दर्पण आता है, समतल दर्पण इंपॉर्टेंट, ये पढ़िएगा। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा। जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो पूरी पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 या 2 घंटे में आपकी पीडीएफ खत्म हो जाएगी पढ़ के, अगर मन से पढ़ेंगे तो। इनके दोनों तल सपाट होते हैं। इस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है और प्रतिबिंब का आकार प्रकार वस्तु का दर्पण से दूरी पर निर्भर करता है और प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति निम्नांकित होती है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, मोस्ट कत्तई पॉइंट है वाला। प्रतिबिंब मतलब जो इमेज होती है वो मिरर के उतना ही पीछे बनेगी जितना वस्तु आगे दर्पण होके आगे होगी, और सीधा बनेगा और उभय पार्श्वी बनेगा, मतलब कि आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर और काल्पनिक होता है। उभय पार्श्वी का मतलब होता है, आभासी नहीं होता, उसका मतलब होता है इनवर्टली लेटरल। अब देखिएगा, यदि वस्तु दर्पण की ओर v वेग से चलती है तो वो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की ओर 2v वेग से लेगा, यानी कि दोगुने वेग से गतिमान होता है। मोस्ट कत्तई पॉइंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रैक्टिस सेट में वाला एग्जांपल। यदि वस्तु दर्पण की ओर v वेग से गतिशील होती है तो प्रतिबिंब 2v वेग से गतिशील होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण देखने के लिए कम से कम ऊंचाई का दर्पण आधी, मतलब आप मानिए 2 है, मतलब दर्पण 2 है तो आपकी ऊंचाई 1 हो, दर्पण 4 है तो आप 2 हो, दर्पण 6 है तो आप 3 हो, मतलब कि आधी ऊंचाई का दर्पण लेना आवश्यक होता है। अगर आपको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण कम से कम अपनी आधी ऊंचाई का लेना चाहिए। यदि 2 दर्पणों के बीच का कोण थीटा होता है तो उनके बीच रखी वस्तु के 360 थीटा प्रतिबिंब होते हैं, मतलब कि केवल विषम संख्या ही लेते हैं। बस कतई अच्छी पॉइंट बता दिया हमने। 360 थीटा के सम होने पर कुल प्रतिबिंब जो इमेज बनती है 360 थीटा करते। जैसे मान लीजिए कोई 2 दर्पण है, समतल दर्पण, और 60 अंश के कोण पर रखे हैं, अब उनके बीच आपसे इमेज पूछ लेगा तो क्या करेंगे, 360 थीटा की जगह रख देंगे 60 रख दीजिए। 0 0 गया, ये से जाएगा, 6 आ गया। अब 6 तो लेंगे नहीं, घटा दो 1, 5 का आंसर आ गया। हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे। फिर से देखिएगा प्रश्न, ऐसे हमने कह दिया कोई दर्पण 360, कोई दर्पण है वो 90 अंश के कोण पर रखा है, अब उसके द्वारा बताओ प्रतिबिंब कितने होंगे, तो 360 अपन ये कर सॉल्व करेंगे, 9 से 36 करेंगे माइनस,
तो अब सॉल्व करेंगे, अब खुद करेंगे, जितना भी आएगा अगर सम संख्या आएगी यहाँ पे इवन नंबर आएगा तो उससे कर देंगे 1 माइनस, अगर ऑड नंबर आ गए यहाँ पे तो वही लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमेशा यहाँ पे ऐसी वैल्यू देगा आप लोगों को 360 अपन थीटा की जगह जो हमारा डिविजिबल हो जाएगी किससे, मतलब ये पूरे डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, एक मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 10 इसके उपयोग क्या होते हैं, श्रृंगार दर्पण के रूप में उसका उपयोग होता है भाई साहब, श्रृंगार दर्पण के रूप में उपयोग होता है। और पनडुब्बियों के बाहर की वस्तु को देखने के लिए परदर्शी यानी कि पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, और बहुदर्शी यानी कि कैलेडोस्कोप में इसका उपयोग होता है किसका, समतल दर्पण का। गोले दर्पण आप लोगों को पता होगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अवतल दर्पण भी पता होता है। उपयोग देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग बता दें, इसके उपयोग आने लगे हैं पेपर में आजकल, देखिएगा अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। जो हमारा दाढ़े बनाने के रूप में उसका उपयोग करते हैं, क्यों करते, सेविंग मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चेहरे को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखा जाता है, ये मत याद करिएगा भाई, इतना याद करिएगा कि दाढ़ी बनाने के रूप में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और याद करिएगा अवतल बना होता है, ऐसे बना होता है। तो देखिए अवतल हमने लिखा है यहाँ पे, जब हमने अवतल यहाँ पे लिखा तो देखिए अंदर धसा हुआ है, तो अवतल को याद करिएगा अंदर से। और यहीं पे अगर आ जाता उत्तल आ जाता आप लोगों का उत्तल लेंस, तो उत्तल कहेंगे यहाँ पे उत्तल। और देखिए उभरा हुआ है तो ऊ से याद करेंगे उभरा। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, अवतल माने अंदर दबा हुआ, उत्तल माने उभरा हुआ, बस याद कर सकते हैं, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और कान हो गया हमारा, नाक हो गया, गला हो गया के रूप में डॉक्टर जो मतलब इस्तेमाल करते हैं अपने किसी टार्च आर्च का, उनमें इसी दर्पण का उपयोग करके अंदर के पार्ट्स को देखा जाता है, बॉडी पार्ट्स को। सोलर कुकर में परावर्तन के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आता है हमारा, उत्तल दर्पण आता है। उत्तल दर्पण भी आप लोगों को पता होता है, इसके उपयोग बता देते हैं। उपयोग ही इंपॉर्टेंट है, उपयोग ही आते हैं, जितना आता है वही बताएंगे हम। देखिएगा कि गाड़ी के पार्श्व दर्पण के रूप में उसका उपयोग होता है। जो गाड़ी के साइड मिरर होते हैं नहीं है, उनमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव कहते हैं अवतल दर्पण को, कॉन्वेक्स कहते हैं उत्तल को। और गलियों को प्रकाशित करने वाला स्ट्रीट लाइट का परावर्तक भी उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अपवर्तन की विशेषताएं लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। और अच्छी विशेषताएं हैं ये वाली परावर्तन की, मतलब अपवर्तन की, पढ़ लीजिए। घटनाएं देखिए, हम दिखा लेते हैं घटनाएं क्या होती हैं, देखिएगा। और घटनाओं की अभी हमने नीचे ट्रिक लिख दी है एक, तो वो देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखिएगा कि अपवर्तन के कारण घटने वाली कुछ घटनाएं, किसी जल भरे तालाब के तल का वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देना अवतल मतलब अपवर्तन का उदाहरण होता है। पानी में तिरछी डाली गई छड़ी का टेढ़ा दिखना, तारों का वास्तविक ऊंचाई से कम ऊंचाई पर दिखना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय वास्तविक समय के 2 मिनट पहले बाद सूर्य का दिखना, मतलब 2 मिनट पहले और बाद तक सूर्य का दिखना। जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके 2 मिनट पहले सूर्य दिखेगा और उसके 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखेगा, तो अपवर्तन का कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, 5 घटनाएं पेपर में आ चुकी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक को पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा ये जो हम बताने जा रहे हैं, लेंस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट केवल वही बताते हैं हम। अवतल लेंस बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार अवतल दर्पण होता है उसी प्रकार अवतल लेंस होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हम बताएंगे। देखिएगा कि प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से, ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है, या कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। तो प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देन आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। शर्तें हैं ये सब। और क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है इसके लिए अपवर्तक कोण के मान 90 अंश होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 आवश्यक शर्तें, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। और शर्तें अगर याद है तो अगर क्वेश्चन आ गया तो कर सकते हैं आप लोग। प्रकाश की किरणों को सघन से विरल में जाना चाहिए, बता चुके हैं भी ऊपर। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, बता चुके हैं ऊपर। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि हमारी हो गया मिराज, मृगमरीचिका का बनना। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पेड़ की उल्टी छाया को हिलते देखना, जो हमारे होता है भ्रम। और भ्रम किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उन मरीचिका होती है जो हमारी लूमिंग होती है, मतलब बर्फीले प्रदूषण जो होती है। तो बर्फीले क्षेत्रों में समुद्र के जहाजों का उल्टा
लटके हुए दिखना भ्रम होता है मृग मरीचिका का कारण। वहाँ ये मत समझिएगा कि भूत आ गया, भूत आ गया दनन का, नहीं भैया। कंचना 2 पिक्चर देखी है, कितनी कत्ते जहर पिक्चर है। जिस बंदे ने अकेले देख ली होगी वो पिक्चर और पहली बार देखा होगा वो बंदा मतलब सहमा गया होगा बेचारा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हीरे का चमकना जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। प्रकाशित तंतु का संचरण, जो प्रकाशित तंतु नहीं होते हैं, आप लोग लगाते होंगे दिवाली के दिनों में जो झालर होती है राउंड वाली, वही हमारे प्रकाशित तंतु, उसको समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रकाशित तंतु के उपयोग देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में समझ सकते हैं, प्रकीर्णन घटना समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी घटनाएं हैं वो याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि प्रकीर्णन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का नीला दिखाई देना, मतलब लाल दिखाई देना, सॉरी नीला कह दिया हमने। अभी हमने ऊपर आपको बताया था सूर्योदय एवं सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, जबकि प्रकीर्णन जो होता है वो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखना होता है। क्लियर ना हो गया अच्छे से। और हरित गृह जो होता है हमारा ग्रीन हाउस का गर्म होना, प्रकाश का मंडल विक्षेपण आता है, इसकी भी हम लोग घटनाएं ही पढ़ेंगे। चलिएगा, इसमें घटनाएं नहीं दी गई हैं तो घटनाएं अभी हम लोगों ने नीचे लिख दी हैं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाता है, रेनबो का पढ़ लेते हैं। इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, तीनों का उदाहरण मिलता है। तो बच्चे पेपर में करते क्या है, ये तीनों ऑप्शन दिए रहते हैं पेपर में, उनको जो लगता है सही लगा देते हैं टिक, कतई आपका आंसर वहां से हो जाता है गलत। क्योंकि चौथा आप लोग ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, वहां पे लिखा होता है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यहाँ पे लिखा रहे वो टिक करिएगा इस बार और सिलेक्शन लीजिएगा अच्छे से अपना। क्या हमने कहा कि इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, तीनों का उदाहरण देखने को मिलता है। इंद्रधनुष का निर्माण वायुमंडल में उपस्थित वर्षा की छोटी छोटी बूंदों में जब प्रकाश पड़ता है उसके कारण होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। जब पढ़ाएंगे आप लोगों को कभी और तो बता देंगे कितने क्या होता है, किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार नहीं बनते हैं और विशेषताएं क्या होती हैं। वस्तुओं के रंगों को पढ़ लेते हैं, ये यहाँ से पॉइंट आ सकता है। वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वास्तव में उस रंग की नहीं होती है। हमने किसी न किसी वीडियो में बताया भी आप लोगों को चर्चा करके कि जिस वस्तु जिस रंग की दिखाई दे रही है वह उस रंग को रिफ्लेक्ट करती है, उसी कारण वो वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। समझे नहीं तो रिवर्स करिए, फिर सुनिए हमने क्या कहा। यदि वस्तु सफेद दिखाई देगी तो वह सभी रंगों को परावर्तन करती है, जबकि काली दिखाई देगी इसका वह सब रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर वह काला दिखता है। क्वेश्चन आता है और आप लोग कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, हमने पढ़ा दिया। देखिएगा कि लाल गुलाब को हरे प्रकाश में से देखने पर वह काला दिखाई देता है, क्योंकि लाल गुलाब हरे प्रकाश का अवशोषण कर लेता है तथा उसके परावर्तन के लिए कोई रंग शेष नहीं रहता। लाल, नीले और हरे रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं, यानी कि प्राइमरी कलर कहते हैं, क्योंकि इसका संयुक्त प्रभाव श्वेत व्हाइट होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग के रूप में RGB लेते हैं, यानी कि R रेड, G मतलब ग्रीन, B मतलब ब्लू। तो ये ट्रिक याद रखिएगा RGB वाली, RCB ना याद रखिएगा यहाँ से। अब RCB गई, उसको प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, मुंबई इंडियंस जीतेगी इस बार, देखिएगा आप लोग। और RGB ले लेंगे, रेड ले लेंगे, ग्रीन ले लेंगे, ब्लू ले लेंगे। प्राथमिक कलर इन्हीं को कहते हैं हम लोग। 2 प्राथमिक कलरों को मिलने से, 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से बनने वाले रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलते हैं तो उसे श्वेत रंग कहते हैं, इन्हें पूरक रंग कहते हैं। ये इतना डीप आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये देखिएगा विभिन्न घटनाएं और प्रकाश का गुण, यहाँ से हम बता रहे थे कि ये ट्रिक है हमारी। देखिएगा ध्यान से कि तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखना, ये किस कारण होता है? ये होता है आप लोगों का अपवर्तन के कारण। जल के तल पर पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना होता है अपवर्तन के कारण। तिरछी छड़ी पानी पे जब मतलब दिखती है तो मुड़ी हुई दिखती है, अपवर्तन के कारण। मृगमरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाशित तंतु का कार्य करना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आकाश का नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण। सुबह शाम को सूर्य का लाल दिखना प्रकीर्णन के कारण। पानी के बुलबुलों का रंगीन दिखना व्यतिकरण के कारण।
और पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना व्यतिकरण के कारण, सीढ़ी का रंगीन दिखना विवर्तन के कारण, इंद्रधनुष का बनना प्राथमिक में लाल बाहर तथा बैगनी अंदर होता है। एक मतलब 2 बार इसमें अपवर्तन होता है तथा 1 बार प्रवर्तन होता है, इसी कारण ये घटनाएं होती हैं। इंद्रधनुष का बनना द्वितीयक में समझ सकते हैं आप लोग पढ़ के। ऊष्मा आती है हमारी, तो ऊष्मा भी कोई इंपॉर्टेंट, इसलिए जहां हमको लगेगा वो पॉइंट बताएंगे हम आपको, जहां हमको लगेगा पॉइंट बताने लायक है वो आपको पॉइंट बता देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड मत याद करिएगा, रदरफोर्ड यहाँ पे नहीं आएंगे। रमफोर्ड वैज्ञानिक याद करिएगा, रमफोर्ड RAMFORD। रदरफोर्ड और रमफोर्ड में कंफ्यूज रहेंगे तो आपको पेपर में अगर ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रमफोर्ड, तो सोचेंगे वहां मिस स्पेल्ट होगा ये एग्जामिनर से। ना भैया ना, रमफोर्ड ही वैज्ञानिक है जिसने ऊष्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था। और किसी पिंड में निहित ऊष्मा उस पिंड के द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है। मतलब किसी पिंड में अगर ऊष्मा एब्जॉर्ब है, संचित है, तो उसके मास पर यानी कि द्रव्यमान पर, उसके और ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। 1 किलो कैलोरी को जब हमारी PDF मिले तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जल के अनुसार जब कभी कार्य ऊष्मा बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मा का यांत्रिक तुलना यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। फार्मूला याद करेंगे, J = W/Q। यहाँ से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल तो याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ पढ़ लीजिएगा। ये वैसे याद करवाएं तो याद होंगे भी नहीं हम लोगों को, क्योंकि ऐसी वैल्यू दी रहती है, इसमें याद होते भी नहीं, बस इनके उपयोग पढ़ सकते हैं आप लोग। तो इस उपयोग एक बार पेपर में पढ़ के चले आइएगा, और भगवान ने साथ दिया तो आपका पेपर निकल जाएगा इस बार। तो इनके उपयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये उपयोग इनके ये मत याद करिएगा, ये कभी याद भी नहीं होंगे। अगर याद करेंगे तो पेपर में गलती करके आएंगे। तो इनके उपयोग खाली पढ़ लीजिएगा कि तापमापी का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है। पैमाने आते हैं, पैमाने भी पता होंगे। पैमाने का हमने एक वीडियो बना दिया है, तो पूरी हीट को उसमें लगभग पूरी हीट हमने खत्म करवा दी है। वहाँ से आप लोग जाके हीट को समझ सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, C-5 बराबर है 32/9 और K - 273/5। यहीं तक फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये वाला काटो इसको, एक खाली 3 ये याद करो, एक ये याद करो, बस यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर के लिए। ये याद करिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर तापमान पर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्रूफ हमने कर दिया आपने नीचे डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में। और ये याद कर लीजिएगा, 0 केल्विन ताप पर, मतलब 0 केल्विन ताप पर जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस तापमान, जैसे अगर पृथ्वी पे आना संभव नहीं, अगर ये आ जाएगा पृथ्वी पर हिमयुग आ जाएगा, यानी कि वायु का प्रत्येक कण आपस में जम जाएगा, और ऐसा होना संभव ही नहीं है। लगभग शून्य हो जाती है, मतलब जो वायु की गति होती है अणुओं की शून्य हो जाएगी, और शून्य हो जाएगी तो हमारा प्रदेश मतलब पूरा विश्व हिमयुग में बदल जाएगा, और प्रत्येक मानव की जीवन की जो जैविक मतलब जैवमंडल है हमारा समाप्त हो जाएगा पूरा। इस तापमान को परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। इसका यथार्थ मान कितना होता है? 273.15, वही माइनस का होता है, प्लस का नहीं होता भाई साहब, है ना। उसमें प्रसार को समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ से देखिएगा, ऊष्मा का संचरण, देखिए ये इंपॉर्टेंट आती है, यहाँ से हेडिंग है ऊष्मा का संचरण, कंडक्शन। अब यहाँ से पढ़ेंगे अच्छे से और धीरे धीरे, ठीक है, ध्यान से, कि ऊष्मा का संचरण और कंडक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण, और तीनों आपके पेपर में लगातार पूछी जा रही हैं आजकल, और इनके जितने भी उदाहरण आज तक पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, मतलब चांसेस हैं इनके, वो हमने लिख दिए हैं। तो देखिएगा, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान से पढ़िएगा, विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, अभी पढ़ेंगे हम लोग। चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। चालन में अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें सिर्फ ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, द्रव के कणों का नहीं, केवल ऊष्मा का प्रवाह होगा, यानी कि केवल हीट जाएगी, यानी कि मास नहीं जाएगा, केवल हीट ट्रांसफर होगी। इस विधि द्वारा मुख्यतः ठोस पदार्थ ही गर्म होते हैं। वैसे पिंड जिससे ऊष्मा का संचरण होता है उसे चालक कहते हैं, सबको पता होता है। संवहन देखिएगा, इसके लिए मतलब माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह द्रव के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। द्रव व गैस में फिर देखिएगा, इसमें ऊर्जा का प्रवाह द्रव के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। द्रव
गैसों में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है, मतलब द्रवों में और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है, ट्रांसफरेशन होता है, वो संवहन के कारण ही होता है। जबकि चालन में केवल और केवल, बोलिए बोलिए बोलिए, ठोसों में हो, मतलब चालन, ठोसों में केवल चालन के कारण होता है, जबकि द्रवों और गैसों में संवहन के कारण होता है। संवहन के कुछ घटनाएं देख लेते हैं हम लोग। लैंप एवं लालटेन का जलना, लैंप एवं लालटेन का जलना संवहन धारा के लिए बर्नर का उपयोग किया जाता है। ईंट के भट्ठे का जलना, कमरों की गंदी वायु को निकालने के लिए वेंटिलेटर यानी कि वाताग्र का कार्य करते हैं यहाँ से। और समुद्री जो वायु होती है और स्थलीय वायु जो होती है उसका बहना हम संवहन के कारण ही समझ सकते हैं। भूमध्य रेखी में संवहनी वर्षा का होना। विकिरण क्या होता है, विकिरण को समझ लेते हैं। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि सूर्य से आती, समझ सकते हैं आप लोग। इसका प्रभाव किरणों के रूप में होता है, जो स्वभाव से विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। जो विकिरण की तरंगे होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण माध्यम को गर्म किए बिना होता है। पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा इसी विधि तक पहुंचती है। सबको पता होता है विकिरण, बताने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इनका वो याद कर लीजिएगा किसके लिए आवश्यकता होती है माध्यम की और किसके लिए नहीं होती है। अब ये देखिएगा, चालन, संवहन तथा विकिरण में अंतर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से कि माध्यम अगर बात कर लें, ऊष्मा का संचरण माध्यम के कणों द्वारा होगा चालन में, क्लियर है। संवहन में अगर बात कर लें तो ऊष्मा का माध्यम के कणों द्वारा होगा, इसमें भी वही होगा जो चालन में होगा, बट माध्यम की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अगर माध्यम के कण का बात कर लें तो अपने स्थान पर ही रहते हैं। चालन में माध्यम के कण अपने स्थान पर ही रहते हैं, जबकि संवहन में अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि इसमें मास का यानी कि द्रव्यमान का ट्रांसफर होता है और इसमें केवल हीट का ट्रांसफर होता है चालन में। अगर विकिरण की बात कर लें तो इसमें माध्यम में आवश्यकता नहीं होती है, तो अप्रभावित रहेगा यहाँ पे ये। अगर संचरण की दिशा की हम लोग बात कर लें तो टेढ़े या मेढ़े सरल रेखा किसी भी रूप में जा सकते हैं चालन में, जबकि संवहन में केवल टेढ़े मेढ़े ही जाएंगे, सीधा नहीं घुसेगा, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा ही करके घुसेगा। अगर विकिरण की बात कर लें, सरल रेखा के रूप में आती है, टेढ़े मेढ़े रास्तों में नहीं आता है। जैसे फोटान या क्वांटा कहते हैं, जब फोटान क्वांटा सूर्य से आते हैं तो केवल सरल रेखा में आते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते में नहीं आते हैं। और संवहन में टेढ़े मेढ़े रास्ते में आ सकते हैं, सरल रेखा में नहीं आ सकते हैं। संचरण की चाल की बात कर लें तो संचरण की चाल जो होती है चालन में बहुत धीमी होती है और चालन की अपेक्षा संवहन में तेज होती है, सबसे तेज होती है विकिरण में। माध्यम की बात कर लें तो केवल ठोसों में, द्रवों व गैसों में, निर्वात या वायु में। अब देखिएगा, विकिरण संबंधी कुछ अनुप्रयोग लिखे हैं हम लोगों ने, मतलब हमने, और उनको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों का। जल की विशिष्ट ऊष्मा लिखी है, पढ़ लीजिएगा जब आपको PDF मिले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। गुप्त ऊष्मा आती है, आप लोगों को ये याद करिएगा, यहाँ से पॉइंट जितना हम बताएंगे। देखिएगा, नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, और जबकि बर्फ जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो इन दोनों पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, एक पॉइंट हमारा ये और एक पॉइंट हमारा ये, कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। बस यहाँ से ये पॉइंट बनता है, और इसकी विमा आप लोगों को आती ही होगी, L2T-2 होती है, और यहाँ से कोई पॉइंट नहीं बनता है। गुप्त ऊष्मा भी बता चुके हैं भाई, हमको लगता है फिर लग गया है। गलनांक आ रहा है तो गलनांक देख लीजिएगा आप लोग ये देख लीजिए गलनांक। तो गलनांक के जितने भी बनते हैं गलनांक को बता दें। गलनांक और क्वथनांक आप लोगों के पेपर में आता है कि पिघलने पर संकुचित होने वाले पदार्थ जैसे बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया, बिस्मथ हो गया, दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होता है। मतलब क्या हमने कहा, जो पदार्थ पिघलने पर फिर सुनिएगा बार बार, जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित यानी कि सिकुड़ते हैं, उनका अगर आप लोगों ने दाब बढ़ा दिया तो उनका गलनांक कम हो जाएगा। उनका गलनांक जो आप लोगों का बॉइलिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। और पिघलने पर अगर फैलेंगे तो उनका दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। सबसे ऊपर वाले वीडियो में आधा घंटे के अंदर हमने इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोग आता भी होगा ये वाला। अशुद्धि का प्रभाव अगर देख ले, सामान्यतः अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती द्रव में
अल्प मात्रा में नमक या सोडा मिला देने पर उसका गलनांक लगभग 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, इसको मत याद करिएगा, वो याद करिएगा जो अभी हमने बताया, ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। इससे पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। क्वथनांक की बात कर लें अगर हम लोग, तो क्वथनांक जो होता है सबको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम होता है। अशुद्धि मिलाने पर जो क्वथनांक बिंदु होता है बढ़ता है। बस ये पॉइंट याद, 3rd नंबर इंपॉर्टेंट है कि अशुद्धि मिलाओगे अगर आप लोग तो लिक्विड का जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। वाष्पन की बात कर लें, वाष्पन से क्वेश्चन आता नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती है। संघनन से भी नहीं आता, आर्द्रता से भी क्वेश्चन नहीं आता है। बस ये याद कर लीजिएगा, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है घटती है। ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है बढ़ जाती है, और इसके मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए प्रतिशत में कुछ नहीं जरूरी है, इसे मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ताप बढ़ाने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी आती है विद्युत। अब सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है कितना नहीं होता, तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसको यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेंगे, यहाँ देखिएगा कि जो विभव होता है हमारा पोटेंशियल होता है, इसे वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर में मापा जाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसे गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर में मापते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस वो अनंत होता है, जबकि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फिर सुनिएगा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर आवश्यक होता है, सबको पता है, कोई आवश्यकता नहीं बताने की। प्रतिरोध को अगर हम लोग सुन लें तो प्रतिरोध से एक क्वेश्चन बनता है जो हमने यहाँ लिख दिया, चालक का प्रतिरोध। ये क्वेश्चन बनेगा, ये देखिएगा पॉइंट, चालक का प्रतिरोध। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध हमारा बढ़ने पर बढ़ेगा। और चालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। विद्युत अवघटनों के तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालकों को समांतर क्रम में जोड़ोगे अगर तो प्रतिरोध घट जाएगा। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और इनका एक हो सके तो स्क्रीनशॉट ले और रट डालो। हमारे वीडियो खत्म करने के बाद रट डाल लीजिए, मतलब रट लीजिए, लर्न कर लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले। इनसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। जो बच्चा हमारे यहाँ तक देख के आया है वीडियो, उसको पेपर में क्वेश्चन देखने को ना मिले, ऐसा असंभव है, असंभव। एयरफोर्स के पेपर में ऐसा असंभव तक हमने कह दिया है, जरूर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। कि जिस चालक की प्रतिरोधकता अधिक होती है उसकी चालकता कम होती है, यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, दूसरे के विद्युत्मानुपाती होती हैं। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है, उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। जिस प्रकार चांदी की चालकता सबसे अधिक होगी तो उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी, हमको पता है। और आने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्युत शक्ति की अगर बात कर लें हम लोग तो प्रति एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा, प्रति एकांक समय व्यय विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका बड़ा मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक वाट होता है। और एक बड़े मात्रक की अगर बात कर लें तो किलोवाट होता है। अगर मेगावाट की बात करें 10⁻6 होता है, और किलोवाट की बात कर लें तो 10⁻3 होता है। प्रति घंटे, यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, यहाँ से इस 3rd पॉइंट से सुनिए ध्यान से। प्रति घंटे 1 किलोवाट ऊर्जा उपभोग को 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे समय बटे 1000 करते हैं जिस फार्मूले में, वो फार्मूला यहीं से उत्पन्न होता है। वाट गुणे घंटा गुणे समय बटे दिन, जितने मतलब गुणे समय बटे दिन, जितने मतलब जितने वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू दिए आएंगे सब ऊपर हो जाएंगे, अपॉन में 1000 आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर लेते हैं अपना। अब हमारी आती है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी का उपयोग करते हैं, जबकि दिश धारा को प्रत्यावर्त धारा बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी। अब देखिएगा, अगर हमको बदलना है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में तो प्रयोग करेंगे दिष्टकारी का। अगर हम लोगों को बदलना है प्रत्यावर्ती धारा को इन्वर्टर में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को बदलना, अगर दिश धारा को अगर हमको बदलना है दिश धारा को प्रत्यावर्त धारा में तो प्रयोग करेंगे इन्वर्टर का। ये दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा, प्रत्यावर्त धारा को दिश धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी का, जबकि दिश धारा को प्रत्यावर्त धारा में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। अगर हमको बदलना है दिष्टकारी में, प्रयोग करेंगे हम लोग दिष्टकारी का।
अगर बदलना है दिष्ट धारा में तो प्रयोग करेंगे दिष्ट कार्य का, अगर बदलना है हम लोगों को प्रत्यावर्ती में प्रयोग करेंगे इन्वर्टर का। समझ सकते हैं आप लोग, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिष्ट यहाँ मिला लीजिएगा, दिष्ट दिया है तो दिष्ट मिला लीजिएगा, बस क्लियर हो जाएगा। फ्यूज की बात कर लें तो फ्यूज आपके पेपर में आता है, इसकी इंपॉर्टेंस रहती है तो इसको हम बताएंगे। तो फ्यूज चालक परिपथ में लगी एक सुरक्षा युक्त होती है, सेफ्टी डिवाइस होती है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट या अधिभार यानी कि ओवरलोडिंग की स्थिति में ये उपकरणों को सुरक्षित करता है। इसका निर्माण उन मिश्र धातुओं से होता है जो विद्युत परिपथ के तापमान के एक सीमा से अधिक बढ़ने पर पिघल जाते हैं। यदि फ्यूज को टीन सीसा तथा बिस्मथ के मिश्रण से निर्मित करते हैं तो उसका गलनांक 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी बात कर लें नीचे वाले पॉइंट की तो इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके नीचे वाला पॉइंट तो कतई इंपॉर्टेंट नहीं। सोनार आ गया, आपका पीडीएफ बहुत ही वीडियो लास्ट बचा है, मतलब अब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल वो आ गए। सोनार की अगर बात कर लें हम लोग तो ध्वनि के परावर्तन से परासरण तथा परावर्तक की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं सोनार का। सोनार होता क्या, उपयोग क्या, और समझ लेते हैं अपना। ध्वनि एवं प्रतिध्वनि की तीव्रता की सूचना इससे मिलती है। समुद्र में चलने वाले जहाजों में सोनार की व्यवस्था करके जल की गहराई ज्ञात करते हैं। समुद्र के नीचे चलने वाली पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन की उपस्थिति की जानकारी देता है। सोनार की सहायता से टारपीडो की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। रडार की अगर हम लोग बात कर लें, सोनार हो गया नेवी का, अब रडार देखते हैं एयरफोर्स वालों का। देखिएगा, रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन ऑफ एंड रेंजिंग, अर्थात रेडियो द्वारा वस्तुओं का परिचयन तथा प्रसारण संक्षिप्त रूप होता है। इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित होता है। रडार की अगर बात करें, रडार का उपयोग वायुयान की उपस्थिति, दिशा इत्यादि को ज्ञात करने में होता है। समुद्री जहाजों में लगे रडार से समुद्री चट्टानों की उपस्थिति की सूचना में मौसम संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं हम लोग। समुद्र के अंदर जहाज के मार्ग में आने वाले बड़े बड़े हिमखंडों, चट्टानों इत्यादि की बात करने में होता है। अगर रडार ना होता तो पता नहीं कहाँ से हमारे जहाज होते हैं भिड़ जाते, तो पहले ही पता लगाया जा सकता है रडार के द्वारा। बड़े बड़े हिमखंड जो आते हैं नेवी के सबमरीन के आगे, तो उनसे रडार के द्वारा पता लगा देते हैं। वो जो दिशा होती है चेंज कर देते हैं, तो भिड़ता नहीं आगे जाके सबमरीन हमारा। अब आपका आता है ट्रायोड वाल्व, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा जब हम पीडीएफ दें। अतिचालकता को पढ़ लेंगे, उसके पहले अचालकता के उपयोग पढ़ लेंगे। अतिचालक अति शक्तिशाली चुंबक के निर्माण में होता है अचालकता का उपयोग। सुपर कंप्यूटर के निर्माण में होता है अतिचालकता का उपयोग। अचालकता विद्युत चुंबकीय बलों का उपयोग करके किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर या पृथ्वी से आकाश में प्रेषित करता है। ट्रांजिस्टर की अगर बात करें, ट्रांजिस्टर आता है आपके पेपर में, देखिएगा ट्रांजिस्टर पी तथा इन प्रकार के अर्धचालकों से निर्मित एक ऐसी युक्ति होती है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर उपयोग होती है, ना कि डायोड वाल्व। हमने ट्रायोड वाल्व कहा है। ट्रांजिस्टर के उपयोग की अगर बात कर लें तो इसका उपयोग आधुनिक रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, अंतरिक्ष यानों इत्यादि में होता है। अर्धचालक पदार्थ की अगर बात कर लें तो ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत आवेग का प्रवाह संचालकों के से कम परंतु कुचालकों से अधिक होता है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अगर इनके उदाहरण की हम लोग बात कर लें तो रुई हो गया, ऊन हो गया, बालू हो गया, कागज हो गया, संगमरमर हो गया, हाथीदार, जर्मेनियम, आर्द्र वायु, आर्द्र हवा इत्यादि अर्धचालक पदार्थ के उपयोग होते हैं, पदार्थ के उदाहरण होते हैं। वोल्टमीटर की अगर हम लोग बात कर लें, वोल्टमीटर का, अमीटर का हमने एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया था अपने पेनेसिया सीरीज में, वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। उससे आप लोग चेंजिंग आ जाएगी, वोल्टमीटर से धारा मापे से वोल्टमीटर को कैसे चेंज करते हैं। जितना अच्छा फ्यूज भी आपने उस वीडियो में कराया था, आपको वहाँ से कतई अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तब भी हम देख लेते हैं एक बार। इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। सॉरी, वो हल्का सा इतने देर पढ़ाते हल्का सा जवान लड़खड़ा रही है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, समझ जाइएगा। इसका प्रयोग इसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत हाई होता है। इसका उपयोग परिपथ यानी सर्किट के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में होता है। अमीटर हमारा क्या होता है, किसी शंट युक्त धारा मापी को अमीटर में कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ से ये याद रखिएगा कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। और विद्युत अगर फ्यूज की बात कर लें हम लोग, तो इसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को
परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि फ्यूज के अंदर के वायर परस्पर समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। हमने बताया है अपने सेपरेट वाले वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, और जाके देख सकते हैं हमारे चैनल में पैनेसिया सीरीज में। जो फ्यूज के तार होते हैं अंदर के, वो होते हैं समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जबकि हमारा फ्यूज घरों में श्रेणी क्रम में ऐड होता है। इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसीलिए तो इसका गलनांक बहुत कम होता है, जबकि इसका क्वथनांक तो होता ही नहीं। मान लो इसमें इसका गलनांक जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए तो गलता नहीं है जल्दी। विद्युत मोटर क्या होती है? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक की गति उत्पन्न की जा सकती है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हमने आपको बता चुके हैं ऊपर हीट ट्रांसफर के जितने माध्यम होते हैं, जनरेटर, विद्युत मोटर, डायनमो और सब बता चुके हैं, ऊपर जाके देख सकते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह। विद्युत अगर फ्यूज की बात कर लें तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बता चुके हैं भी आपको। विद्युत मोटर देखिए फिर वही आ गया। डायनमो की अगर बात कर लें, डायनमो अगर बात कर लें तो डायनमो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वितीय से प्रथम से इंपॉर्टेंट नहीं होता। लिफ्ट में व्यक्ति का भार आता है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार का हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए। उसके बाहर आपको क्वेश्चन लिफ्ट का नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। अब देखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होती है, आ रही होती है, तो उसमें बैठे व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे होती चलती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि नीचे अचानक से गिर जाती है, मतलब कि क्या हमने कहा, यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण जो एक्सीलरेशन होता है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह से ऊपर की उठकर छत पर ऊपर उठेगा और छत पर टकरा जाएगा। सुनिएगा फिर से, यदि लिफ्ट का रास्ता अचानक टूट जाए, यार फिर सुनिएगा, यदि मतलब जो क्या होगा, यदि नीचे गिरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, अगर जो लिफ्ट का तो गिर रही थी नीचे, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो जो मतलब छत होगी, छत पर लगेगा, लिफ्ट की सतह से ऊपर उठकर उसकी छत पर आ जाएगा जो व्यक्ति होगा। यदि दुर्घटनावश लिफ्ट का तार टूट जाए तो वह पे जो व्यक्ति होगा मुक्त पिंड की भांति गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरने लगती है लिफ्ट। इस दशा में व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है, यह भारहीनता की अवस्था कहलाती है। तारत्व पढ़ लें, ध्वनि का तारत्व भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, तब भी पढ़ लेते हैं। अब जान जाएंगे यहाँ से पुरुषों की आवाज़ में क्या होता है, स्त्रियों की आवाज़ में क्या होता है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण वह ध्वनि मोटी होती है या पतली होती है, ये निर्देशित करता है पिच जो हमारी होती है। ध्वनि का तारत्व निर्धारित करता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों में ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है और महिलाओं की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है। जो हम लोग के कान में मच्छर भनभनाते हैं वो बहुत ही गुस्सा आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनका तारत्व जो होता है, पिच उनकी बहुत हाई होती है। जबकि शेर अगर दहाड़ता है तो उतना कानों में महसूस नहीं होता है, जबकि मच्छर दहाड़ता है तो कंटाप मारे तो अपने एक कान में कंटाप लगे तो सन्न से बोले, तो वो होता है तारत्व के कारण, पिच के कारण। शेर की दहाड़ या मच्छरों की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है तथा शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है। पर समझ सकते हैं आप लोग, अगर नल के नीचे कोई बाल्टी रखते हैं तो जब बाल्टी जैसे जैसे भरती जाती है वैसे वैसे उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर लें, आवृत्ति की अलग हो गई और उसका तारत्व बढ़ता जाता है। वहाँ से आप लोग समझ जाते हैं। अनुनाद की अगर बात कर लें हम लोग, तो अनुनाद की क्रिया के कारण ही सैनिकों को किसी पुल पर कदम से कदम ना मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है। क्योंकि कदम मिलाकर चलने से सैनिकों कदमों की आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी पुल की स्वाभाविक आवृत्ति कंपन आवृत्ति से बराबर हो जाएगी, और जब कंपन आवृत्ति के बराबर हो गई तो दोनों आवृत्तियां आपस में साम्य अवस्था में हो गई, बराबर हो गई, जिससे अनुनाद की कंडीशन पैदा हो जाएगी। और अनुनाद की कंडीशन पैदा हो गई इससे बड़े बड़े आयाम में कंपन उत्पन्न होंगे। जब बड़े बड़े आयाम में कंपन उत्पन्न होंगे इससे पुल टूटने की संभावना कतई ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब सैनिक पुल पार करते हैं, सेना पुल पार करती है, तो उनको कदम से कदम न मिलाकर चलने को कहा जाता है। आपका बता है न्यूटन के नियम, तो न्यूटन का प्रथम नियम बता चुके हैं हम अपने वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैराथन वीडियो है, इसमें सब कुछ जानकारी देनी है तो इसको बता देते हैं। वह अपनी वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा के
ये अनुरूप एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे, यानी कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वह विराम में ही बनी रहेगी, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी को कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिएगा जड़त्व के उदाहरण देख लीजिएगा। रुकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकते हैं। देखिएगा इसको अच्छे से पढ़ाएंगे हम। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री को पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। ये कौन सा जड़त्व होता है? विराम का गति का कमेंट करिए। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है, किंतु पत्थर मारोगे तो कांच पूरा टूट जाएगा। कंबल पर डंडा मारोगे तो कंबल के धूल के कण जो होते हैं उड़ते हैं, मतलब बहुत ही झड़ जाते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम के आधार पर होता है, जड़त्व का नियम होता है। इसको एक्सप्लेन अगर करना चाहे तो समझिएगा। तो अगर हम लोगों ने कंबल लिया, उस पर डंडे मारे, तो उस पर जो कण थे पहले विराम अवस्था में थे। अगर आपने एकदम उसको प्रेशर में कर दिया, मतलब अगर आपने उस पर एकदम बल लगा दिया, तो उन कणों को नहीं पता था कि अभी हम पे बल लगेगा, तो अभी वो विराम में रहना ही चाहेंगे, और विराम में रहना ही चाहेंगे। आपने बल लगा दिया तो विराम अवस्था से सीधे गति अवस्था में आना चाहते हैं, यानी कि विराम के जड़त्व से सीधे गति के जड़त्व में आना चाहते हैं। और जैसे ही विराम के जड़त्व से गति के जड़त्व में आना चाहेंगे, वैसे ही उड़ेंगे फुदकेंगे, मतलब कंबल से उड़ेंगे, हटेंगे, और वैसे ही धूल आपको समझ में आएगी कि हमारे कण धूल हट रही है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम अगर आता है, हमारा तृतीय नियम, तो किसी भी क्रिया के ठीक बराबर परंतु विपरीत क्रिया होती है, दूसरी दिशा में होती है। रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय बंदूक के पीछे हटना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता, आगे काहे नहीं गिरता है। ये न्यूटन का तृतीय नियम होता है। वो क्रिया कर रहा था नीचे, प्रतिक्रिया होगी पीछे, आप समझ सकते हैं। संवेग संरक्षण का नियम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे कि रॉकेट का नोदन बंदूक का प्रक्षेप संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रक्षेप गति की अगर हम लोग बात कर ले, प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो देखिएगा, जब किसी वस्तु को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में गति की दिशा में फेंकते हैं, तो वह गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। और प्रक्षेप गति के कुछ उदाहरण होते हैं, उदाहरणों को देख लेते हैं। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, बल्ले से टकराई गई गेंद की गति इत्यादि। अब आपका घर्षण आता है, घर्षण को देख लेते हैं हम लोग। घर्षण आता है तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती है, तो फिसलने की गति की दिशा के विपरीत एक प्रतिरोध बल, प्रतिरोध बल मतलब हो गया उल्टा बल, दूसरी दिशा में बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बजाने की फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण कम करने पर जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे स्नेहक कहते हैं, यानी कि तेल वगैरह कहते हैं, लिक्विड वगैरह, है ना। घर्षण के उपयोग क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। उपयोग कहें या अनुप्रयोग कहें, घर्षण बल के कारण ही कोई मनुष्य सीधा खड़ा रहता है। अगर घर्षण ना होता तो मनुष्य कोई चल ना पाता। पृथ्वी उस पर बल लगाती है, जिसे घर्षण बल कहते हैं, सबको पता होगा। विपरीत दिशा में लगता है, जिसे जो ऊपर बता के है न्यूटन का तृतीय नियम, रिएक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। और घर्षण पूरी फिजिक्स रिलेट करती है एक दूसरे से। यदि सड़कों पर घर्षण ना होता तो पहिए फिसलते ही रहते। पट्टा और पुली के बीच घर्षण ना होने पर पट्टा मोटर के पहिए घुमा ना सकेगा। जो आप लोगों ने समरसेबल पढ़ा होगा, जनरेटर पढ़ा होगा, देखा होगा। घर्षण बल कम होने पर हम केले के छिलके एवं बरसात के दिनों में चिकनी सड़क पर फिसल जाते। केलों के छिड़कों के बगैर भी फिसल सकते थे हम लोग। आर्किमिडीज के नियम आते हैं और दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होते हैं, तो उनको देख लेते हैं। जलयान या पनडुब्बियों सबमरीन से होती हैं, उनके डिजाइन में आर्किमिडीज लॉ का फॉलो करते हैं हम लोग। दुग्ध मापी यानी कि लैक्टोमीटर के निर्माण में करते हैं। हाइड्रोमीटर द्रव घनत्व के निर्माण में करते हैं। जीवन रक्षक पेटी के निर्माण में करते हैं। प्रत्यास्था क्या होती है, तो पदार्थ की वह सीमा जिसके कारण वस्तु
उस पर आरोपित बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, जैसे ही हटा लेते हैं तो वह वस्तु अपने पूर्वावस्था में आ जाती है, जिसे प्रत्यास्था कहते हैं। इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, देख लेते हैं। उदाहरण, शुद्ध लोहा लचीला होता है किंतु प्रत्यास्थ नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। शुद्ध लोहा होता है हमारा, प्योर आयरन होता है, और लचीला होता है, बट प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक नहीं होता। इस्पात लचीला तथा प्रत्यास्थ दोनों होता है। तांबा तन्य यानी कि डक्टाइल होता है। ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 3% से 4% होती है। यह ना तो लचीला होता है और ना ही प्रत्यास्थ होता है। सीधा शीशा होता है हमारा, शीशा यानी कि मिरर, शीशा आघातवर्ध होता है और इसमें सुघट्टता भी पाई जाती है। दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। श्यानता के उपयोग हमने देखे थे और श्यानता को पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। श्यानता को देख लेते हैं, दैनिक जीवन में उपयोग क्या होते हैं। जितनी तेज से हम वायु में दौड़ सकते हैं उतनी तेज से जल में नहीं दौड़ सकते, क्योंकि जल के अणुओं के भी जल में श्यानता लगती है और वायु में विसरण लगता है, जबकि विसरण कम होता है श्यानता से, इसीलिए दौड़ लेते हैं। जबकि जल के सतहों के बीच श्यानता लगती है, श्यानता गुणांक लगता है, इसी कारण हम जल की सतहों में दौड़ नहीं सकते हैं। कम शांत द्रव जैसे जल एवं अधिक शांत द्रव जैसे ग्लिसरीन शहद को पर्स पर लुढ़काने पर शहद एवं ग्लिसरीन अधिक शांत होने के कारण जल्दी ठहर जाते हैं, जबकि जल कम शांत होने के कारण अधिक समय तक बना रहता है। वायु की शांतता के कारण ही बादल के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर आ पाते हैं। अगर वायु में शांतता ना होती तो बादल भी ना आ पाते नीचे। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है कि वायु की शांतता के कारण ही बादल के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर आ पाते हैं एवं बादल आसमान में तैरते हुए प्रतीत होते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग देख लें हम लोग अगर, तो वेंचुरीमीटर के निर्माण में, वायुयान के निर्माण में जब आंधी आती है तो घरों के छप्पर उड़ जाते हैं। बर्नौली के प्रमेय के उपयोग है ये वाले, है ना। यदि रेलवे प्लेटफार्म पर कोई मनुष्य खड़ा होता है तो वो रेल आने पर पीछे हटने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे की ओर गिर जाएगा तो गुड़िया जा सकता है। प्रस्तावनाओं के उपयोग देख लें हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। जल की बूंदों का गोल होना द्रव के प्रस्तनाओं पर आधारित होता है। लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना, प्रस्तनाओं यह कहें या कैपिलरीज कहें। साबुन के प्रयोग से कपड़ा धोना, अशांत समुद्र में तेल गिरने से जल में स्थिरता का आना, स्याही सोखता तथा तौलिया द्वारा जल का सोखना, शेविंग ब्रश को जल से चिपकने पर केस का आपस में सटना। अब आपका ये पूरा मैराथन होता है खत्म। एक वीडियो अगर आप लोग चाहें तो इंग्लिश का हमसे मंगवा सकते हैं, अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है तो। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, हम तुरंत उसमें इसकी PDF दे देंगे। इसको पूरा पढ़ लीजिए जाके। और न्यूमेरिकल के लिए हमने आपको पूरे फिजिक्स के फार्मूले करा दिए थे। थ्योरी के लिए आप लोगों को पूरी फिजिक्स की मैराथन चला दिया है। फिजिक्स का कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा या कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा द गेम पॉइंट जो जुड़ा है कि फिजिक्स को कैसे करें। इंग्लिश का प्रत्येक वीडियो देख लिया तो इंग्लिश में कतई अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिजिक्स के लिए, न्यूमेरिकल के लिए हमने जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उसके 2 वीडियो बना के डाल दिए थे। और जो थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने मैराथन चला दी एक ठो, उसे मैराथन में खत्म कर दिया। और बता दें, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरिकल को छोड़कर कठिन वाले, उनके हम वीडियो लाते ही रहते हैं समय समय पर। तो अगर आप लोगों ने प्रत्येक वीडियो नहीं देखा है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को जहां तक शेयर कर पाए शेयर करिए। अगला वीडियो आपको किसमें चाहिए इसको बताइएगा। अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।